हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ये तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या। हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तरह तरह के। ठीक है, और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जिस प्रोसेस के द्वारा अपने ही जैसे यंग वन को, इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले यंग वन को जन्म देता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू इट्स ओन काइंड। ओन काइंड का मतलब होता है स्वयं के जैसा दिखने वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है। डॉग जो होता है यंग वन को जन्म देगा, तो डॉग पपीज को जन्म देंगे तो वो उसी के जैसे दिखेंगे। इसी प्रकार से हेन है, वो यंग वन को जन्म देगी तो वो हेन के जैसी चूजे दिखेंगे। ठीक है कि नहीं का? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद के ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? इसको प्रजनन कहेंगे। ठीक, अब बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है ये दो मेन तरह का होता है। ठीक है कि नहीं? क्या कौन कौन से दो मेन तरीके हैं? पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखेंगे क्या होता है, और फिर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो बेसिकली आपको बच्चों में बता दूं क्या होता है ये। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, खासकर जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, हाँ, हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। ठीक है, और जेंडर के आधार पर दो अलग अलग जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक, तो पहला प्रकार है रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल। तो बेसिक मतलब समझेंगे क्या, फिर आगे डेफिनेशंस में लिखवा देंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन, एक ऐसा तरीका है ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने का जहां पे केवल एक ही पेरेंट लगता है। याद रहेगा, एक ही पेरेंट की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप से ही एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। समझ में आ गया? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही पेरेंट की आवश्यकता है। समझ में आ गया? तो ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। मैं बताऊंगा क्या होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होते हैं गैमेट्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शुरू में ही वर्ड आ रहा है सेक्स, मतलब मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, दो अलग अलग पेरेंट्स जेंडर के हिसाब से, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट जो होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स तैयार होंगे, मेल गैमेट कहते हैं उनको। बताऊंगा गैमेट क्या होता है बच्चों। ठीक है, एंड इसी प्रकार से जो फीमेल पेरेंट होगा उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल गैमेट, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स तैयार होंगे। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये जो है, ये आपस में जुड़ने से, यूनाइट होने से, फ्यूज होने से एक और सेल तैयार होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट बाद में डेवलप करके एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जहां पर दो अलग अलग पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, पार्टिसिपेट करते हैं। मेल अपना स्वयं का मेल गैमेट बनाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट बनाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और दोनों ही गैमेट्स, स्पेशल सेल्स आपस में जुड़ते हैं। इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और एक नया सेल तैयार होता है जाइगोट। जाइगोट बाद में डिवाइड करके एक कंप्लीट यंग इंडिविजुअल को जन्म देता है। ये प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो अब ये गैमेट क्या होते हैं? गैमेट स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। आगे सारी डेफिनेशन वन बाय वन आती जाएंगी आपके। ठीक है कि नहीं? क्या और इनके जुड़ना, इन गैमेट्स का यूनाइट होना, इकट्ठा होना आपस में, ये कहलाता है फ्यूजन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन। तो देखते हैं, पहला मैंने लिखवाया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो वो तरीका जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना क्या है, स्वयं के जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन हो गया। तो पहला हम देखेंगे बच्चों, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ मेल एंड अ फीमेल पेरेंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? एक तो मेल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा और एक फीमेल पेरेंट करेगा। दोनों ही के बॉडीज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे अपने अपने, तो दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या है, मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं।
अब ये जो मेल गैमेट होता है स्पेशल सेल, इसको स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट है इसको क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम भी कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो देखो क्या होगा, प्रोसेस इन विच अ मेल एंड फीमेल पेरेंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं मेल और फीमेल पेरेंट, एंड इन्वॉल्व्स, और क्या होता है इसमें, फ्यूजन, और फ्यूजन होता है यूनाइट होना, जुड़ना, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेट एक स्पेशल सेल होता है, कैसे बनता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो मेल गैमेट है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, टेस्टिस बोलते हैं इनको। फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, जिसको ओवरी कहते हैं। तो टेस्टिस जो होते हैं वो तो स्पर्म्स बनाते हैं, और जो ओवरी है वो क्या बनाती है, एग बनाती है, ओवम बनाते हैं। फिर ये दोनों आपस में यूनाइट होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के कारण जो सेल बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बाद में नया इंडिविजुअल बनता है सेल डिवीजन के द्वारा। तो ये पूरी प्रक्रिया जहां होती है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत जरूरी चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दो इंपॉर्टेंट चीजें, गैमेट फॉर्मेशन और इन गैमेट्स का यूनाइट होना, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी प्रक्रियाएं हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? समझ में आ गया बच्चों? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे कि उनकी लाइफ की जो शुरुआत होती है एग से होती है, ठीक है। एग फूटता है, एग से फिर यंग वन निकलेगा, लार्वा, फिर लार्वा अलग अलग स्टेजेस अंडरगो करके थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, और फाइनली हमको एक कंप्लीटली ग्रोन इंडिविजुअल तैयार होता है। तो ये अलग अलग जो चेंजेस हैं आते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, जिससे कि वो क्या है, एग से अपनी अडल्टहुड तक पहुंचता है। ये अलग अलग जो स्टेजेस में जो बदलाव है, स्लो चेंजेस हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। सो क्या होते हैं मेटामॉर्फोसिस, और दो एग्जांपल्स हैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं मैं, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ आपको डायग्राम में बच्चों एक तो बटरफ्लाई का दिखा हुआ है, सिल्कवर्म का भी ऐसे ही होता है, और एक हमने फ्रॉग का एग्जांपल लिया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले बच्चों बटरफ्लाई जो होती है ना, वो अपने एग्स देती है, ये रहे छोटे छोटे उसके अंडे, फिर अंडे से हैच होकर के फूट करके छोटे छोटे रेंगने वाले से जीव निकलते हैं, जिसको बोलते हैं लार्वा। समझ में आ गया? फिर ये लार्वा खूब सारे फूड वगैरह खाता है, ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, और उसके बाद जब भी काफी खा पी लेता है तो ये अपने आप को रेस्टिंग अवस्था में भेज देता है। तो इसकी जो रेस्टिंग अवस्था है वो कहलाता है प्यूपा। समझ में आ गया? रेस्टिंग होता है, और ये सो जाता है कई दिनों तक। अभी रेस्टिंग के दौरान इसके कुछ बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है, माउथ पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, विंग्स डेवलप होने लगते हैं, लेग्स डेवलप होने लगते हैं, और प्यूपा फाइनली चेंजेस इनटू एन अडल्ट फुल्ली ग्रोन ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। समझ में आ गया? तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, ये हैं मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस, किसकी, एक बटरफ्लाई की, जो कि एक इंसेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे फ्रॉग में क्या होता है बच्चों। फ्रॉग में बच्चों जो फ्रॉग है उसकी भी अलग अलग स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि जो ए स्टेज यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉग जो होता है एग देता है, ठीक है। अंडे जो होते हैं वो फीमेल फ्रॉग जो होता है पानी में ही देता है। किस में देता है? पानी में देता है, एग्स, ठीक है। वो एग्स डायरेक्टली डेवलप नहीं होते हैं, उसका जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स, वो पानी में रिलीज कर देता है। वो स्पर्म्स जाकर के उन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इस प्रकार से जो मेंढक होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर ही होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो फीमेल जो फ्रॉग होता है वो एग्स खूब सारे ले करता है, किसमें? पानी में, पानी की सतह पे तैरते रहता है वो। और जो मेल फ्रॉग होता है वो भी खूब सारे गैमेट्स स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं पानी में, पानी में स्पर्म्स तैरते हुए जाते हैं और वो एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं। और फर्टिलाइज एग जब फूटते हैं, हैच होते हैं, तो उनसे छोटे छोटे इस प्रकार के लार्वा निकलते हैं, ठीक है। ये लार्वा ए स्टेज। तो इस प्रकार के जो लार्वा, उसकी एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिन जैसा, जिससे कि वो एक्टिवली तैर पाता है पानी में। फिर धीरे धीरे टेल थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे इसके बॉडी पार्ट डेवलप होने लगते हैं। आगे के देखो लिम्स, आगे वाले जो हाथ हैं वो डेवलप होने लगे, माउथ पार्ट्स थोड़े से डेवलप होने लगे। ये लार्वा कहलाता है टेडपोल लार्वा। क्या कहलाता है? टेडपोल लार्वा। फिर थोड़े समय बाद में इसका जो एब्डोमिनल हिस्सा है वो डेवलप होने लगेगा, दोनों पेयर ऑफ लिम्स, हाथ पैर जो है वो दिखने लगते हैं, ठीक है। टेल धीरे धीरे छोटी होने लगती है, और फाइनली टेल जब फुल्ली ग्रो हो जाता है तो टेल बिल्कुल छोटी होकर के फिर फाइनली गायब भी हो जाती है, और फाइनली जो है फ्रॉग वो अडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। समझ में आ गया? तो स्टार्ट कहाँ से किया था? एग से। एग के बाद में टेडपोल लार्वा, जिसकी दो तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। उसके बाद में देखो ए पार्ट ये रहा, फिर ये रहा बी लार्वा, थोड़ा सा और बड़ा हुआ। उसके बाद ये एक्टिवली स्विमिंग करता है पानी के अंदर। उसके बाद क्या है,
उसके बॉडी जो लिम्स है वो डेवलप होने लगते हैं। फाइनली क्या है, उसकी टेल बिल्कुल रिड्यूस होकर के छोटी होकर गायब हो जाती है और फाइनली क्या है, वो अडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। और ये जो प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है बच्चों, वो स्पेशल हॉर्मोन्स के कारण होता है जो कि बॉडी के द्वारा सीक्रेट होते हैं। समझ में आ गया? तो देखते हैं क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, और दो एग्जांपल्स हमारे। द चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग टू अडल्टहुड। एग वाले स्टेज से अडल्ट कंप्लीटली ग्रोन ऑर्गेनिज्म तक की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेजेस एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो अलग अलग स्टेजेस है बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती हैं। हम इस लार्वा को देख के बता नहीं सकते कि क्या डेवलप होने वाला आगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। तो किस प्रकार से एक स्टेज से अगली स्टेज आती है, फिर अगली आती है, और फाइनली एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ये भिन्न भिन्न जो स्टेजेस है, इसमें इसके जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग सही से लिखेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स को आप लोग अंडरलाइन कर लिया करो नोटबुक में लिखते वक्त। तो इसके एग्जाम्पल एक तो सिल्क वर्म भी है, बटरफ्लाई भी ले सकते हैं आप, फ्रॉग इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये कौन कंट्रोल करता है बॉडी में? ये हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी किसकी? मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है, तो हमने देखा सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है, और एसेक्सुअल मैंने बता चुका हूं कि आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है कि नहीं? क्या दो पेरेंट्स की आवश्यकता हमको नहीं होती है। ठीक है, और फिलहाल आपका यहाँ पे क्या है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगले हमारे कुछ टर्म्स है बच्चों। एक्सप्लेन द टर्म्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल। नॉर्मली प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में क्या फॉलो होता है कि जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट तैयार होते हैं। तो ये जो मेल ऑर्गेनिज्म है, ये अपने गैमेट्स को, अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? सेक्सुअल एक्ट के थ्रू क्या है, जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल बॉडी में क्या है, गैमेट्स ट्रांसफर करता है। तो अब अगर गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन है, यूनियन, इकट्ठा होना, मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और अगर फीमेल बॉडी के बाहर होगा तो ये कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और फर्टिलाइजेशन मैंने बता चुका हूं कि मेल और फीमेल गैमेट्स का इकट्ठा होना, यूनाइट होना। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अगर तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल है, और अगर बाहर होता है तो एक्सटर्नल है। तो बाहर वाला मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले बताया, फ्रॉग में पानी के अंदर होता है बच्चों। और यही कारण है कि फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन है, नॉर्मली लैंड पे भी रह सकता है, हवा में रह सकता है, लेकिन जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है, फीमेल फ्रॉग अंडे पानी में ही देती है और मेल फ्रॉग स्पर्म्स को पानी में रिलीज करता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी जरूरी है, बिना पानी के फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए, तो देखेंगे दो मेन प्रकार के फर्टिलाइजेशन कौन कौन से हैं, क्या डेफिनेशन से, एग्जांपल के साथ में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या बताया मैंने, फीमेल बॉडी के अंदर। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, सिंपल है ना, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। एग्जांपल इसमें ह्यूमन बींग्स आ गए, काऊ आ गया, बफेलोज भी ले सकते हो आप, हैन आ गया, मुर्गियां। ठीक है कि नहीं? इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो मेल जो होता है स्पर्म्स इंजेक्ट करता है फीमेल बॉडी में और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो ह्यूमंस में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी के बाहर यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्सटर्नल होगा। मैं फ्रॉग का और फिश में भी ऐसे ही होता है। तो एग्जांपल, फिश एंड फ्रॉग। फिश भी अंडे बच्चों पानी में दे देती हैं और मेल फिश पानी में स्पर्म्स रिलीज कर देती हैं, फर्टिलाइजेशन पानी में ही होता है और फिर उन्हीं से खूब सारी मछलियां बन जाती हैं। ठीक है ना? तो हेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर। मेल, जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है, डिस्चार्जेस मतलब रिलीजेस, छोड़ देता है स्पर्म्स ऑन द एग्स लेड इन वाटर। समझ में आ गया? पानी में जो भी एग्स पड़े होते हैं उनके ऊपर स्पर्म्स छोड़ देता है, स्पर्म्स जाकर के फर्टिलाइज कर देते हैं एग्स को, और इस प्रकार से नए इंडिविजुअल्स निकलते हैं उन फर्टिलाइज्ड एग्स से। समझ में आ गया? तो दोनों प्रकार के फर्टिलाइजेशन विद एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे। इंटरनल में आ गया ह्यूमंस, काउज, हेन, बफेलो, जबकि एक्सटर्नल में फिश एंड फ्रॉग, दोनों का याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अगला फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर हर्मैफ्रोडाइट्स। स्पेलिंग पे गौर करना, हर्मैफ्रोडाइट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2 in 1 है, मेल भी वही है और फीमेल भी वही है। उनके बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं, मतलब वो बाइसेक्सुअल है।
अकेले उनको मेल और फीमेल नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं? इसका मतलब यह है कि उनकी बॉडी में टेस्टिस भी होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ओवरीज भी होते हैं। टेस्टिस में मेल गैमेट बनेगा और ओवरीज में फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों का फर्टिलाइजेशन भी होता है। बस यहाँ पे क्या है, क्योंकि 2 in 1 है तो दो अलग अलग पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म खुद ही 2 in 1 है, मेल भी वही है और फीमेल भी वही है। तो इसका मतलब कंप्लीट नया इंडिविजुअल तैयार करने के लिए उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हर्माफ्रोडाइट। शॉर्ट में इसको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। बाई मींस टू सेक्सेस प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही सेक्सेस है, मेल भी वही है और फीमेल भी वही है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आते हैं बच्चों हमारे। अर्थवर्म मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, 2 in 1 ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार से स्टारफिश आप लोगों ने देखी होगी, ये भी क्या है, 2 in 1 ऑर्गेनिज्म है। मेल फीमेल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में होते हैं। समझ में आ गया? तो याद रहेगा, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द सेक्सेस मेल एंड फीमेल दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। तो देखो, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। एग्जांपल आ गए अर्थवर्म एंड स्टारफिश। चलिए अगला बच्चों, अब ये जो आगे के क्वेश्चंस है ना हमारे, ये अभी आपको मैं समझाऊंगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उन सब को समझने के बाद में बहुत एक एक वर्ड के हैं, ये सारे समझ में आ जाएगा। पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा मैं आपको क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स। तो एक बार मैं बस पढ़ के बता रहा हूं आपको, फिर आगे पूरी प्रक्रिया समझा देंगे तो सब समझ में आएगा। बच्चों ह्यूमन फीमेल्स में अभी पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, तो उसका एक पार्ट है फेलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में फीमेल बॉडी में कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसको ओवीडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवीडक्ट। तो पूरा भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगा तो वहां समझ में आएगा कहां होता है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है कि नहीं? तो उसके अंदर होता है ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होंगी, फ्यूज होंगी, और फ्यूजन के बाद जो पहला सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, मतलब नतीजा क्या होता है? किसका नतीजा? प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से या इकट्ठा होने से, यूनाइट होने से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। यही जाइगोट बाद में डिवाइड करके नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। इसी से कंप्लीट इंडिविजुअल तैयार होता है। तो ये एक सिंगल सेल होता है। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल है, और मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बनता है। मैं बता चुका हूं, मेल गैमेट स्पर्म्स, फीमेल गैमेट ओवम या फिर एग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोट जो होता है, ये लगातार डिवाइड करके एक सेल्स का गुच्छा, समूह बना लेता है, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और बाद में यही एम्ब्रियो फीमेल बॉडी में जाकर के कहाँ चिपक जाता है? जाकर के यूटेरस में डेवलप होता है। तो यूटेरस एक और पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यूटेरस में पूरा डेवलपमेंट होता है और वहीं पे यंग वन तैयार होता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है कि नहीं? क्या? तो वेयर डज द यंग वंस डेवलप इन ह्यूमंस? ह्यूमन बीइंग्स में यंग वंस, जो बेबी है, वो कहाँ डेवलप होता है? इट इज इन द यूटेरस ऑफ फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में यूटेरस के अंदर डेवलप होता है, ठीक है कि नहीं? क्या? तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपको सब समझ में आ जाएंगे 5, 6 एंड 7। जस्ट अभी एक एक सिंगल वर्ड के हैं, जब पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा तो वहां पे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है कि नहीं? क्या? तो ये फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया क्या है? एक्चुअल में हम पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। फिर वापस लौट के आएंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स अभी समझा देते हैं क्या है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया पूरी मैं बता दूंगा क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लौट के आएंगे वापस, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए तो पहले हम देखते हैं गैमेट्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं? क्या? फर्टिलाइजेशन वापस मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलो गैमेट्स क्या है वो देख लेते हैं पहले। स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, ऑर्गेनिजम्स में दो सेक्सेस होते हैं सेपरेट, मेल एंड फीमेल। मेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। TESTIS, ये तो सिंगुलर है, एंड TESTES ये प्लूरल हो गया। समझ में आ गया? तो एक पेयर होते हैं टेस्टिस के मेल बॉडी के अंदर, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अभी अभी डायग्राम से बता देंगे कहां पे होते हैं। नाउ ये जो टेस्टिस हैं, इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको जर्म सेल बोलते हैं, और यही जर्म सेल डिवाइड करके गैमेट्स तैयार करता है। तो गैमेट्स अलग प्रकार के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। अब इसमें फर्क क्या होता है, ध्यान देना। हमारी बॉडी में बच्चों, ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स,
पढ़े हैं ना आपने। और क्रोमोसोम्स के अंदर सारे के सारे लक्षण कंट्रोल होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं और क्रोमोसोम ही एक तरह से डीएनए वो, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक सेल में, हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स है। हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स है हर बॉडी, हर सेल के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर भी सेल्स हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल होते हैं ना, उसको जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जर्म सेल। और स्पेशल जर्म सेल्स ही हैं जो कि गैमेट बनाते हैं, और गैमेट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, उससे नया इंडिविजुअल बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया हमारी बॉडी के हर सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। क्रोमोसोम को हम डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स है, और ये 46 क्रोमोसोम्स दो दो के जोड़े में होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 46 क्रोमोसोम बताया, तो 23 पेयर्स हो गए। इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो मान लीजिए पहला क्रोमोसोम का पेयर है, जोड़ा है, एक सेट हो गया। फिर दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से टोटल 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, जोड़े हो गए, ठीक है कि नहीं? क्या तो 23 पेयर का मतलब हो गया टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए। समझ में आ गया? सबके साइज में फर्क है। मान लो पहला पेयर छोटा है, अगला पेयर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, इस प्रकार से ये डीएनए के पीसेस है, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये प्रजाति टू प्रजाति फिक्स रहता है। ह्यूमन बींग्स में 46 है। अब हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं, इनमें दो अलग अलग प्रकार का डिवीजन होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूं जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। इसके अलावा पूरे बॉडी में और भी तो दुनिया भर के सेल्स हैं, उनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। अब मैं दो मेन प्रकार का डिवीजन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना शॉर्ट में। जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, मतलब जनरल बॉडी सेल्स, मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जगह जैसे हमारे हाथ पैरों में हो गया, बाकी जगह जो सेल्स हैं हमारे, ठीक है नहीं? क्या तो ये जो जनरल बॉडी सेल्स हैं, इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स ना कह के हम क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल्स बोलेंगे। और दूसरे जर्म सेल्स। तो कुल मिला के हमारे बॉडी में दो ही प्रकार के सेल्स हैं। सोमेटिक सेल्स हर जगह हैं, जर्म सेल्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है। चलो पहले मैं बता दूं सोमेटिक सेल्स क्या करते हैं। तो सोमेटिक सेल्स जब डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो एक सेल से दो सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? दो सेल। और एक सेल में मैंने बताया क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं। तो जब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, तो ये जितने भी क्रोमोसोम्स है 46 के 46, ये सारे क्रोमोसोम्स अपनी एक एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेते हैं। सबने अपने आप को जादू मंत्र से क्या कर लिया? अपने आप को डीएनए ने डुप्लीकेट कर लिया। सबने अपनी अपनी क्या एक कॉपी तैयार कर ली। तो 46 के डबल हो गए। कितने हो गए? 92 हो गए। समझ में आया क्या कि नहीं? क्या उसके बाद वो जो सेल होता है दो भागों में बढ़ जाता है। तो पहले न्यूक्लियस के दो हिस्से होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म के दो नए सेल्स बन गए। ये दोनों नए सेल्स को डॉटर सेल बोलते हैं। और फिर क्या होता है? फिर जो एक सेल है उसमें आधे क्रोमोसोम चल जाएंगे 46। मैंने बताया था 46 पहले तो डबल हो गए, सबने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। फिर एक सेल में 46 क्रोमोसोम चले गए, दूसरे में चले गए 46। तो इस प्रकार से दो नए सेल्स बन गए। दोनों में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के जैसी है, क्योंकि पेरेंट्स में 46 था। तो पहले तो सेल्स के जो क्रोमोसोम से 40, जो पेरेंट सेल है उसके क्रोमोसोम्स ने अपने आप को डबल किया, 46 के डबल 92 हो गए, और फिर दोबारा आधे आधे बढ़ गए। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो दो नए सेल्स बने वो पेरेंट के जैसे ही बने। इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के मुकाबले सेम ही तो हुई, 46 के जैसी। तो इस प्रकार का डिवीजन माइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? MITOSIS, माइटोसिस कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ओके। अब एक और दूसरे प्रकार का डिवीजन है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं, जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। और ये मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में ही होता है। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना जर्म सेल्स में मियोसिस का क्या मतलब है। ये अलग प्रकार का डिवीजन है। तो माइटोसिस में पेरेंट के जैसे दो सेल बनते हैं, सोमेटिक सेल्स में होता है, ये जनरल बॉडी सेल्स में होता है। जर्म सेल्स में अलग प्रकार का डिवीजन मियोसिस, MIOSIS। आपके सिलेबस में नहीं है, आगे 9th या 10th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे है ये डिटेल में, ठीक है ना। तो मियोसिस में मैं बेसिक मीनिंग बता देता हूं क्या मतलब होता है। मियोसिस में हर सेल डिवाइड करता है, और डिवीजन के बाद में 4 सेल्स बनाता है। कितने सेल्स बनाता है? 4 सेल्स बनाता है। ध्यान से सुनना। तो माइटोसिस में मैंने बताया था दो ही सेल बनते हैं, और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के जैसी है। अगर पेरेंट में 46 है तो डॉटर सेल में भी 46 हो गया, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल उसी के जैसा ही बनता है। लेकिन मियोसिस में, जर्म सेल्स में जो मियोसिस होता है, उसमें हर एक सेल दो के बजाय 4 सेल्स बनाता है, 4 डॉटर सेल्स। और प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के मुकाबले आधी हो जाती है। जैसे हमारे पेरेंट में मैंने बताया 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के, तो कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो जब ये गैमेट्स बनेंगे, या जो 4 सेल्स बनेंगे ना, पेरेंट सेल से 4 नए सेल्स बनेंगे, इन चारों में क्रोमोसोम की संख्या
हाफ हो गई। तो जैसे मैंने बताया डिवीजन से पहले 46 क्रोमोसोम्स ने 46 क्रोमोसोम्स ने अपने आप को डुप्लीकेट किया तो 92 हो गए, ठीक है कि नहीं क्या। तो अब क्या होगा, जो 4 छोटे छोटे सेल्स बनेंगे डॉटर सेल्स, उन चारों क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के मुकाबले कितनी हो गई, आधी हो गई। तो 46 का हाफ कितना होता है, 23। तो एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स, दूसरे में 23, तीसरे में 23, चौथे में 23। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम ही पहुंचते हैं जोड़े में से। तो 46 के कितने पहुंच गए, 23 पहुंचे। तो इस प्रकार का स्पेशल सेल जो कि क्रोमोसोम्स में आधे ही क्रोमोसोम रखता है पेरेंट सेल के मुकाबले, उसको गैमेट कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट तैयार करता है जिसको स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, वो फीमेल गैमेट तैयार करता है जिसको ओवम बोलते हैं। तो दोनों बेसिक फर्क समझ में आ गया। सोमेटिक सेल्स, एक सेल से दो सेल बने, दोनों सेल में क्रोमोसोम 46 सेम टू सेम रहते हैं पेरेंट के मुकाबले, जबकि जर्म सेल में जी फॉर जर्म सेल, जी फॉर घट जाते हैं, आधे हो जाते हैं, याद रहेगा, जर्म सेल में घट जाते हैं, समझ में आ गया। तो और सोमेटिक सेल एस सेम रहते हैं, क्रोमोसोम की संख्या याद रहेगा, एस फॉर सेम और जी फॉर घटना, ठीक। तो जब सेल में एक सेल से दो के स्थान पे चार बनेंगे सेल्स, और चारों में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के मुकाबले हाफ हो गई, तो 23 क्रोमोसोम के 4 सेल्स बन जाएंगे, और इनको हम गैमेट बोलते हैं। तो मेल गैमेट जो है वो स्पर्म कहलाता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, और जो फीमेल गैमेट है वो ओवम कहलाता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो देखो स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस एंड ओवा, ओवा प्लूरल है, जैसे स्पर्म का स्पर्म्स हो गया, ओवम्स नहीं बोलते, ओवा प्लूरल है ओवम का, और ओवा आर फॉर्म्ड इन ओवरी। तो स्पर्म का प्लूरल स्पर्म्स, ओवम का ओवा, समझ में आ गया। तो ये ओवरीज में बन गए। क्लियर है चीज। तो हम पढ़ते हैं दोबारा से, गैमेट्स क्या होते हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। जर्म सेल्स कहां होते हैं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होंगे। दोनों ऑर्गन्स के नाम पता होने चाहिए, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। These cells contain only half the number of chromosomes as compared to the parent cell। मैं बता चुका हूं, पेरेंट के मुकाबले क्रोमोसोम की संख्या इन सेल्स में सिर्फ आधी होती है, उन्हीं को गैमेट कहा जाता है जिसमें घटे हुए क्रोमोसोम्स हैं। समझ में आ गया। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं, एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम, एंड स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस एंड ओवा आर फॉर्म्ड इन ओवरी। बच्चों स्पेलिंग पे गौर करना, टेस्टिस आई एस लगा दूं तो सिंगुलर है, ई एस लगा दूं तो प्लूरल, पेयर के लिए। समझ में आ गया। ओवा प्लूरल है ओवम का। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। डिफरेंशिएट, अभी याद दिलाना मुझे आप लोग कि हमको ये फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस करना है, दोबारा समझेंगे बाद में। 8th क्वेश्चन, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको क्या है। चलिए अगला हमारा है बच्चों क्या है, दो मेन प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं ऑन द बेसिस कि वो अंडे देते हैं या डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं रिप्रोडक्शन के तरीके में, ठीक। तो एक होता है ओवी पैरस ऑर्गेनिजम्स, एक होता है वीवी पैरस, ओवी पैरस एंड वीवी। तो मुझे बताओ दोनों स्पेलिंग्स में से शुरू में गोल अंडा कहां आ रहा है, ओ, दिख रहा है ना ओ। तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जहां पे फीमेल्स सीधे सीधे एग ले करते हैं, फिर अंडे में से, एग में से यंग वन डेवलप होता है, वो ऑर्गेनिज्म तो ओवी पैरस कहलाते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सीधे सीधे ही यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं वीवी पैरस। याद रहेगा, ओवी पैरस, वीवी पैरस। तो जिसमें गोल अंडा लगा हुआ है वो अंडे देने वाले हो गए, देखो ओ से स्टार्ट है ना स्पेलिंग, और वीवी पैरस क्या हो गए, जो सीधे ही यंग वंस को जन्म देते हैं। तो बच्चों ओवी पैरस में क्या आते हैं हमारे, एक तो पक्षी आते हैं सारे सारे, एक रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव, ये अंडे देने वाले होते हैं। तो खूब सारे आपको अगर 10 एग्जांपल्स लिखने हो, पक्षियों में से किसी के भी नाम लिख दो। एंड रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं, सांप हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक। कैमेलियन हो गया, गिरगिट, ये सब अंडे देते हैं। चलो तो अभी हम देखेंगे पहले ओवी पैरस, तो मीनिंग समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो ओवी पैरस, फिर हम देखेंगे हेन में कैसे होता है ये, मुर्गी जो होती है कैसे अंडा देती है, कितने प्रकार के अंडे देती है, अंडे से यंग वन कैसे डेवलप होता है, सारी प्रक्रिया हम देखेंगे हेन के लिए, ठीक। ओवी पैरस, तो बेसिक मीनिंग क्या है, एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओवी पैरस ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओवी पैरस। याद रहेगा, क्यों, गोल अंडा लगा है ना शुरू में। चलो एग्जांपल इसमें मैंने बताया, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव एंड पक्षी बर्ड्स। हेन में देख लेते हैं बच्चों, हेन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसका मतलब जो मेल हेन है दैट इज कॉक, वो स्पर्म्स रिलीज करता है फीमेल बॉडी में। फीमेल हेन जो होती है उन्हीं स्पर्म्स की मदद से, अब वो जो स्पर्म्स है ना
वो यूज कर भी सकती है एग्स के लिए, नहीं भी कर सकती है। तो कुछ स्पर्म्स को वो यूज कर लेती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन के लिए यदि स्पर्म्स यूज कर लिया तो फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा, और अगर स्पर्म यूज नहीं किया, अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो हैन होती है दो प्रकार के अंडे देती है बच्चों, एक तो होता है फर्टिलाइज्ड एग और एक अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है कि नहीं? क्या अब आप लोगों में से कई बच्चों ने हैन का एग जरूर खाया होगा, ठीक है? तो अगर तो एग फर्टिलाइज्ड होता है ना, तो उसमें यंग वन डेवलप होता है, चूजा निकलता है उसमें से डेवलपमेंट के बाद में। और अगर अनफर्टिलाइज्ड होगा तो फिर वो सिंगल सेल ही होता है, तो उसके अंदर कोई यंग वन नहीं होता, वो उसमें सिर्फ न्यूट्रिशन होता है, उसको आप खा सकते हो। ठीक है कि नहीं? क्या तो दो प्रकार के अंडे देती है, ठीक है, हैन। तो देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया इंटरनल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो मैं बता रहा हूं पहले तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो अंडा मिलेगा फर्टिलाइज एग, उसमें से यंग वन कैसे डेवलप होता है, और दूसरे जो बिना फर्टिलाइजेशन वाले वो तो खाने के लिए यूज होते हैं। तो ध्यान देना दोनों में फर्क है। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, यंग वन होता है, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ओवम ही है वो एक प्रकार का, समझ में आ गया? उसमें बस नरिशमेंट फूड होता है और उसमें कोई यंग वन डेवलप नहीं होता, वो सिंगल सेल है। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, फीमेल बॉडी के अंदर इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड विच स्टार्ट्स डिवाइडिंग रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। तो ओविडक्ट जो है फीमेल हेन का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और ओविडक्ट में क्या है, ये जाइगोट ट्रेवल करता हुआ जाता है, डिवाइड करता रहता है और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब क्या ओविडक्ट में आगे की जो है इसमें लेयर्स बन जाते हैं काफी सारी, तो जो भी एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ कई प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं, किसमें? ओविडक्ट में। ठीक, द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड एट लास्ट, और जब पूरा यंग वन तैयार हो गया उसके बाद में क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक कठोर शेल बन जाती है। और इस शेल को बनाने के लिए जो मुर्गियां होती है वो कंकड़ खाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ खाते हैं। तो इसी कंकड़ में से क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसकी मदद से वो अपनी जो अंडे का जो बाहर का खोल होता है शेल, वो बनाती है, तैयार करती है। व्हेन द एग शेल इज प्रॉपर्ली फॉर्म्ड, और जब ये अंडे की शेल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, बन जाती है ना, तो फिर ये फीमेल जो है वो अंडा ले कर देती है, उसके बॉडी से बाहर आ गया अंडा। अब इस एग में से यंग वन एकदम से नहीं निकलता, ठीक है, इसके अंदर और भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना बाकी होता है। तो इसके लिए उस एग को प्रॉपर तापमान देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वो मुर्गी क्या करती है, उस एग के ऊपर लगभग 3 वीक्स तक, 20 to 21 डेज तक बैठती रहती है, उसके ऊपर बैठती है। और उसको बैठने से क्या होता है, उसकी बॉडी की जो हीट है, वार्मथ है, वो अंडे को मिलती है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं इसको? हैचिंग, इंक्यूबेशन। ठीक है, तो वो अपने बॉडी से उसको वार्मथ देती है, और प्रॉपर तापमान मिलने से अंदर जो यंग वन है वो तेजी से डेवलप होता है, और 3 हफ्ते जब पूरे हो जाते हैं तो वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। तो देखो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिक द फीमेल सिट्स ऑन इट एंड प्रोवाइड्स वार्मथ। समझ में आ गया? तो फीमेल जो हेन है वो उस अंडे के ऊपर बैठती है और क्या करती है, अपनी बॉडी से उसको वार्मथ देती है, जिससे कि क्या है, अंदर यंग वन कंप्लीटली डेवलप होता है। 3 हफ्ते बाद में क्या है, वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से क्या निकल आते हैं, यंग हेंस, चूजे बाहर निकल आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये था पूरा क्या है, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो क्या है, एग्स को ले करते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर जो हेन है वो अनफर्टिलाइज्ड अंडे देती है, तो वो फिर सीधे सीधे मार्केट में खाने के लिए भेज दिए जाते हैं। ठीक है, वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म। और बच्चों आप कैसे पता करोगे कि कोई भी हेन का जो एग वो खाने के लिए है कि नहीं है? ठीक है, हेन ने एग लेके आपको कैसे पता लगेगा? तो आप उसको पानी में डाल देना। तो अगर तो वो अंदर यंग वन होगा, मतलब अगर वो फर्टिलाइज एग है तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, तो उसके अंदर खोखले स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हल्का होता है। तो अगर तो फर्टिलाइज्ड होगा तो तैर के ऊपर आ जाएगा पानी में, और अगर वो पानी में डूब जाता है तो इसका मतलब वो खाने वाला एग है, अनफर्टिलाइज्ड है। समझ में आ गया? तो अगर हेन ने कोई एग दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर से खाने की चीज निकलेगी या चूजा निकल जाएगा, तो आप क्या करना, उसको पानी में डाल देना। पानी में डाल के अगर वो डूब जाता है, देन इट इज अनफर्टिलाइज्ड एग रेडी टू बी ईटन। जबकि अगर वो फर्टिलाइज्ड होगा तो क्या है, उसको खाया नहीं जाता। ठीक है, चलिए, वीवी पेरस। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, कई लोगों को लगता है कि ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। बच्चों, नॉन वेज वो होता है जहाँ पे हमको फूड के लिए किसी एनिमल को किल करना पड़े। समझ में आ गया? नॉन वेज जहाँ पे फूड के लिए एनिमल को किल करना पड़े। अब जैसे मुझे बताइए, काऊ है, काऊ से आप मिल्क लेते हैं, काऊ से मिल्क लेते हैं, तो उसके लिए हम किसी को किल नहीं कर रहे हैं ना, वो एक एनिमल फूड हो गया। इसी प्रकार से हैन जो होती है ना, हैन वो एग दो प्रकार के देती है। तो अगर तो हम फर्टिलाइज्ड एग को फोड़ देते हैं
खाने पीने के लिए यूज करते हैं, तो वहां तो क्या होगा, यंग वन को मारा हमने। लेकिन अगर सपोज हम अनफर्टिलाइज एग को यूज करते हैं तो वो तो प्योर नरिशमेंट ही है, बिल्कुल जैसा मिल्क हमको प्रोटीन फूड है, वैसे ही अनफर्टिलाइज एग भी क्या प्रोटीन रिच फूड होता है। तो पोल्ट्री का जो एग होता है ना, एग वो नॉन वेज की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, वो एक वेजिटेरियन डाइट ही होती है, प्रोटीन डाइट होती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या उसमें कोई नॉन वेज जैसी चीज नहीं, हमने किसी को किल नहीं किया, समझ में आ गया? बिकॉज फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, यंग वन है ही नहीं, तो मारने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी हमको। समझ में आ गया ना? तो गलत धारणा है कई लोगों में। तो जो एग होता है वो क्या होता है, वो वेजिटेरियन डाइट में ही आता है। नथिंग इज किल्ड फॉर यूजिंग एग्स एज फूड, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। क्लियर? चलिए, वीवीपेरस मैं बता चुका हूं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो सीधे सीधे यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। हेयर ऑल्सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट है, उनके यूनियन इकट्ठा जुड़ने के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद जुड़ जाते हैं वो, और उनके यूनियन से इकट्ठा होने से जाइगोट बनता है। जाइगोट में मैंने बताया था जो आधे आधे क्रोमोसोम से, भाई मेल गैमेट में भी आधे क्रोमोसोम है, फीमेल गैमेट में भी आधे क्रोमोसोम है, तो जब इकट्ठा आ जाते हैं तो वापस, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में ही है 23 है फीमेल गैमेट में, 23 है मेल गैमेट में, जब वापस इकट्ठे आ जाएंगे तो वापस 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और ये जो सिंगल सेल है डबल क्रोमोसोम वाला, 46 क्रोमोसोम वाला, ये वापस डिवाइड करता है एंड इट फॉर्म्स ए बॉल ऑफ सेल्स। एक ग्रोइंग बॉल बन जाती है इसकी सेल्स की। ये ग्रोइंग बॉल ऑफ सेल्स एम्ब्रियो कहलाता है, और एम्ब्रियो बाद में और डेवलप होता है फीमेल बॉडी में, यूटेरस में, और इसी से कंप्लीट इंडिविजुअल यंग वन का डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया? तो वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जहां पे फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करके एक बॉल ऑफ सेल्स बना लेता है। दिस बॉल ऑफ सेल्स अटैचेस इटसेल्फ इन द यूटेरस, यूटेरस में ये डेवलप होता है। डेवलपमेंटल स्टेजेस में इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो जो कंप्लीटली डेवलप्ड यंग वन है, इट इज बॉर्न। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है, जो सीधे की ही बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए हमारे दो प्रकार के एग्जांपल्स। तो इसमें मैं बता चुका हूँ कि इसमें जैसे काऊ हम ले सकते हैं वीवीपेरस में, ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं? क्या बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सारे वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एग्जांपल चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, अब हम देखेंगे बच्चों ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो डायग्राम आप लोग यहाँ से बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, और इसी प्रकार से फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बेसिक पार्ट्स देखेंगे, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि बेसिक जो रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है कि नहीं? क्या गैमेट फॉर्मेशन मैंने बता दिया, गैमेट्स कैसे बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, गैमेट का फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, एंड हाउ द यंग वन डेवलप्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलिए, तो बच्चों डायग्राम आप लोग देख के बना लेंगे यहाँ से। तो मैं पहले डायग्राम से ही समझाता हूँ आपको, ठीक है? इसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो आपको गोल गोल दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है मेन जो रिप्रोडक्टिव हमारी ऑर्गन है, टेस्टिस। तो यहाँ मैंने लिखा है TESTIS, टेस्टिस, ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर मैं पेयर लिखूंगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, तो ये हो गया प्लूरल। क्लियर है? तो दोनों को मिला करके ES लग जाएगा, टेस्टिस। ओके, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और ये टेस्टिस जो होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही सस्पेंडेड होते हैं, एक पतला सा स्किन का फोल्ड होता है, उसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब ये टेस्टिस के अंदर देखो, जो ये ट्रायंगुलर से पोर्शन मैंने पिरामिडल पोर्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारे जर्म सेल्स होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और ये जर्म सेल्स जो होते हैं यहाँ पर मियोसिस के द्वारा गैमेट्स बनाते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको मियोसिस क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक जर्म सेल में मैंने बताया 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो जब गैमेट बनाएगा मियोसिस के द्वारा, तो हर एक जर्म सेल 4 सेल बनाएगा, और चारों में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के मुकाबले आधी हो जाएगी। तो जर्म सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो गैमेट्स बनेंगे उसमें 23 क्रोमोसोम्स बनते हैं, और ये गैमेट्स कहलाते हैं क्या? स्पर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, ये स्पर्म्स जैसे यहाँ बनेंगे, यहाँ पे शुरू में तो गोलमोल बस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म सिंगल सेल होता है छोटा सा। ये स्पर्म्स यहाँ पे
जो ये कोनिकल पोर्शंस है, ट्रायंगुलर पोर्शंस के बीच में देखो व्हाइट व्हाइट ये ट्यूब्स बनी हुई है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जितने भी कोनिकल पोर्शंस है यहाँ से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं और ये सारे इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं और यहाँ से फिर कलेक्ट होकर एक सेंट्रल रीजन में आ जाते हैं और यहाँ से फिर एक पतली सी ट्यूब निकलती है। तो ये तो मैंने सरफेस भी दिखा रखी है, ये सेंटर से एक ट्यूब निकलती है और ये ट्यूब में से ये बाहर आ जाते हैं। ये पतली सी जो ट्यूब है जिसमें से होकर के ये गैमेट्स स्पर्म्स बाहर आएंगे, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे, क्या करेंगे? एपिडिडाइमिस। समझ में आ गया? एपिडिडाइमिस। एपी का मतलब होता है अबव, एपी मतलब तो अबव। तो अभी ये जो मैंने ट्यूब दिखा रखी है पतली सी, देखो ये, देखो इसमें खूब सारे फोल्ड्स हैं। समझ में आ गया? टेढ़ी मेढ़ी है ना बिल्कुल, ये खूब सारे फोल्ड्स है और ये कर्सिव में अगर देखे ध्यान से तो ई जैसा दिख रहा है ना, ये ई इधर देखो, ये लेफ्ट साइड में ये ऐसे ई जैसा दिख रहा है ना कर्सिव में, तो ई से इसकी स्पेलिंग है एपिडिडाइमिस। इसमें खूब सारे कर्व्स हैं, फोल्ड्स हैं, ठीक है। ये तो अधिकतर मैंने उधेड़ के दिखा दिया, अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ दिस ट्यूब, कॉइल्ड ट्यूब, दिस इज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की सतह के ऊपर ही अधिकतर चिपकी रहती है। तो इस कॉइल्ड ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। समझ में आ गया? तो ये जो स्पर्म्स होते हैं बच्चों, ये जब रिलीज हो जाएंगे तो इस ट्यूब में एंटर करते हैं। अब मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधी भी तो हो सकती थी, टेढ़ी क्यों है? तो बच्चों ये नली टेढ़ी होने का मकसद यही है कि स्पर्म्स इसमें टिकें, जल्दी से नहीं भाग जाएं, इसमें थोड़े समय के लिए बिताते हैं जिससे कि मैच्योर होते हैं। समझ में आ गया? क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं और ये स्पर्म्स इसी जगह पर इनमें एक टेल डेवलप हो जाती है, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और टेल डेवलप होने के बाद में ये क्या करते हैं? ये स्विम कर सकते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड लिक्विड भरा होता है इस ट्यूब के अंदर, तो इसमें फिर वो क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इधर बिना टेल के बने थे स्पर्म्स और इस रीजन में कहां पे? एपिडिडाइमिस वाला जो स्थान है वहां पे द स्पर्म्स दे डेवलप ए टेल। अब टेल डेवलप हो गई तो टेल को वैग करके वो इजीली स्विम कर सकते हैं इसके लिक्विड मीडियम में और स्विम करने के कारण उनके अंदर मूवमेंट की क्षमता आ गई। अब अपने आप को मूव कर पाते हैं और मूवमेंट की क्षमता को मोटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटिलिटी। तो मैं बता दूं ध्यान से, यहां पर वो नॉन मोटाइल थे। नॉन मोटाइल मतलब दे वर नॉट एबल टू मूव बाय देमसेल्व्स, जबकि इधर इस रीजन में आने के बाद में क्योंकि उनमें एक टेल डेवलप हो गई है, नाउ दे आर केपेबल ऑफ मूविंग एट देयर ओन। स्विम कर पाते हैं एक्टिवली अपनी टेल को हिला करके। तो हम कह सकते हैं एपिडिडाइमिस is that coiled part of the reproductive system of males where the sperms develop a tail and hence the capacity to move. तो हम कह सकते हैं sperms attain motility in एपिडिडाइमिस। समझ में आ गया? जो एपिडिडाइमिस वाला हिस्सा है उसमें जो स्पर्म्स हैं दे डेवलप ए टेल एंड हेंस द कैपेसिटी टू स्विम एंड मूव ऑन देयर ओन। क्लियर है? चलिए, अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये आगे जाके थोड़ा सा और चौड़ी हो जाती है और आगे जाके एक स्ट्रेट ट्यूब में लीड करती है। जो सीधा वाला जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। इसमें बच्चों आई नहीं है, कई बच्चे इसको डिफरेंस पढ़ते हैं, नहीं, वास डेफरेंस, DEFERENS, डेफरेंस, एक एक ई है अल्टरनेट फैशन में, ठीक है, वास डेफरेंस। तो ये जो सीधी हो गई, थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, मोटी हो गई है, ब्रॉड हो गई है, इस ट्यूबुलर पार्ट को बोलते हैं वास डेफरेंस। समझ में आ गया? टेस्टिस से बाहर निकलती पहले तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये काफी, और उसके बाद ये सीधा हो गया, थोड़ा चौड़ी भी हो गई है। तो कॉइल्ड वाला पार्ट तो एपिडिडाइमिस है और जो सीधा वाला हिस्सा है वो है वास डेफरेंस। तो दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट दोनों टेस्टिस में से ये एपिडिडाइमिस निकलेगी, आगे जाके सीधी होकर के इस ट्यूब में लीड करते, ये सीधी वाली ट्यूब कहलाती है वास डेफरेंस। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये स्पर्म्स बच्चों यहां से एक्टिवली स्विम होकर के कहां पहुंचते हैं? वास डिफरेंस से यहां आ गए। वास डिफरेंस के एंड पे एक छोटे छोटे दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सैक लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं। इनको कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। देखो ये राइट साइड में लिखा है सेमाइनल वेसिकल। हर एक वर्ड को करेक्टली बोलना सीखेंगे, स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक तरह से गेस्ट हाउस है और ये रेस्ट हाउस है। इसका मतलब ये जो स्पर्म्स आए, ये आते हैं और यहाँ पे पड़े रहते हैं कुछ दिन तक। समझ में आ गया? पड़े रहते हैं तो उनका सेवा पानी होता है वहां पे, अच्छा अच्छा उनको रेस्ट मिलता है, उनको भोजन पानी मिलता है, नरिशमेंट मिलता है और वो क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, क्योंकि अभी वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं हुए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो जब तक वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होंगे, दे आर नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो यहाँ पे उनको नरिशमेंट, पोषण दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो समाइनल वेसिकल है इसके अंदर नरिशिंग टिश्यू है जो कि उसको पोषण देता है। समझ में आ गया? स्पर्म्स
लाखों मिलियंस एंड मिलियंस की संख्या में यहाँ के जमा हो जाते हैं और यहाँ पे द स्पर्म्स आर नरिश्ड बिफोर इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन मींस होता है टू पास आउट द स्पर्म, बॉडी के बाहर निकालना इज इजैक्यूलेशन। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से। प्रत्येक सेमाइनल वेसिकल से एक पतली सी ट्यूब निकली है, देखो एक तो ये निकली इधर से लेफ्ट साइड से, एक ये निकली राइट साइड से। ये दोनों के दोनों ट्यूब कहलाती हैं क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहलाती हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी शब्द कहां से बना? डक्ट मतलब नली, और इजैक्यूलेट करना मतलब टू पास आउट, बाहर निकालना। ठीक, तो अब ये सेमाइनल वेसिकल स्क्वीज होते हैं और यहां से जो स्पर्म्स हैं ये इन दोनों लेफ्ट और राइट इजैक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोनों तरफ की जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये जुड़ जाती है और ये जो कॉमन वाली इसको बोलते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये है लेफ्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट, राइट इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर ये क्या होगी? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट में स्पर्म्स आ गए दोनों तरफ से। अब क्या? अब है गड़बड़ वाली बात, ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहां से जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एसोसिएट होता है यूरिनरी सिस्टम से। यूरिनरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, यूरिन पास आउट करने के लिए। अब ध्यान से समझना क्या है, हमारी बॉडी में किडनीज होती हैं, एक जोड़ी किडनी। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं तो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल बाहर करती हैं और वो यूरिन के फॉर्म में एक दो ट्यूब्स के माध्यम से, एक किडनी है, एक किडनी से देखो ये एक ट्यूब निकल के आ रही है यूरेटर, ये एक पाउच सैक लाइक स्ट्रक्चर में आ रही है। तो ये हमारे देखो दो यूरेटर है, देखो लेफ्ट में एक तो ये वाले ट्यूब और एक ये वाले ट्यूब, ये किडनी से आई है, एक लेफ्ट किडनी से एक राइट किडनी से आई है, यूरेटर कहते हैं। और ये यूरिन कलेक्ट करके लाके और इस क्या है ब्लैडर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो बड़ा सारा मैंने दिखा रखा है पीछे व्हाइट स्ट्रक्चर, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरिन कलेक्ट करता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है वो किस में खुलती है? यूरेथ्रा में। तो यूरिनरी ब्लैडर से एक पतली सी ट्यूब निकलेगी, ये ट्यूब है यूरेथ्रा, देखो ये लिखा हुआ है यूरेथ्रा, मिलता जुलता नाम है। यूरेथ्रा यूरिन को थ्रो आउट करने के लिए, समझ में आ गया? यूरेथ्रा यूरिन को थ्रो आउट करने के लिए जो ट्यूब है। तो यूरेटर ये किडनी से कलेक्ट करके लाती है, उसके बाद ये खुलती है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलेगी यूरेथ्रा विच ओपन्स टू द आउटसाइड। समझ में आ गया कि नहीं? क्या यूरेथ्रा की जो टिप है, यूरेथ्रा की जो टिप है आउटर ओपनिंग, इसको बोलते हैं कॉमन यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। अब इस शब्द का नाम कहां से उत्पत्ति है, क्यों हुआ, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, कॉमन यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। और ये यूरेथ्रा है, इसके चारों तरफ एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पेनिस, PENIS, पेनिस। समझ में आ गया? तो ये मस्कुलर ऑर्गन सराउंडिंग द यूरेथ्रा इज नोन एज पेनिस। तो अभी जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कौन सा? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, पेनिस, ये सब हमारे क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी पार्ट्स हैं। समझ में आ गया? तो अब हम कहां पहुंचे थे? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। तो ध्यान देना, ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये जा करके जुड़ जाती है आगे किससे? यूरेथ्रा से। तो अब यूरेथ्रा वो हिस्सा है जहां से यूरिन भी पास आउट होता है। भाई यूरिनरी ब्लैडर जब पूरा फुल हो जाएगा, स्क्वीज होगा, तो यहां से यूरिन कहां निकलेगा? यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा। ठीक है, और यही वो ट्यूब है जहां से गैमेट्स भी पास आउट होंगे, क्योंकि ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये जाके किस में जुड़ जाती है? ये यूरेथ्रा में ही ओपन करती है। तो इसका मतलब ये कॉमन पैसेज है जहां से यूरिन भी पास आउट होता है और गैमेट्स स्पर्म्स भी पास आउट होते हैं। तो ये जो ओपनिंग है जहां से यूरिन भी पास आउट होगा बॉडी के और गैमेट भी, तो इसलिए इसको कहा गया कॉमन यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। अपर्चर मतलब होता है छिद्र, ओपनिंग। यूरिनो मतलब यूरिन, यूरिन पास आउट करने के लिए भी यही ओपनिंग है। जेनाइटल अपर्चर का मतलब होता है गैमेट पास आउट करने के लिए भी यही ओपनिंग है। तो एक ही ओपनिंग है जहां से यूरिन एज वेल एज गैमेट पास आउट होते हैं। बच्चों मेल्स में ये ओपनिंग सेम टू सेम है, जबकि फीमेल बॉडी में यूरिन पास आउट करने के लिए अलग ओपनिंग है और गैमेट पास आउट करने के लिए अलग ओपनिंग है। दो डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं। तो मेल में ये कॉमन अपर्चर है जबकि फीमेल्स में डिफरेंट टू अपर्चर्स आर देयर। तो यूरिनरी अपर्चर डिफरेंट होता है एंड जेनाइटल अपर्चर डिफरेंट होगा। बाद में बताऊंगा वहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाएंगे तो वहां बताएंगे। ठीक, चलो तो अभी हम कहां थे बताओ? सेमाइनल वेसिकल, वहां से दो इजैक्यूलेटरी डक्ट निकली, दोनों आपस में जुड़ गई। ये जुड़ जाती है किसमें? यूरिनरी, इसमें किसमें? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो ट्यूब है उसमें जुड़ गई इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहां पे एक गड़बड़ हो जाती है बच्चों, ये जो स्पर्म्स है ना, स्पर्म्स, इन स्पर्म्स को बेसिक मीडियम चाहिए जिंदा रहने के लिए। कैसा मीडियम चाहिए? बेसिक मीडियम चाहिए। दो हमारे केमिकल नेचर होते हैं ना, एसिडिक एंड बेसिक। और यहाँ पे जो यूरेथ्रा है इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे यूरिन के अंदर थोड़ा बहुत यूरिक एसिड होता है और एसिडिक मीडियम जो होता है स्पर्म्स के लिए घातक है, स्पर्म्स मर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये जो पूरे यूरेथ्रा है
ये ट्यूब है, इसमें यूरिन के ट्रेसेस हो सकते हैं, जिससे कि क्या यहाँ का मीडियम कैसा है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, और एसिडिक इन्वायरमेंट स्पर्म्स के लिए घातक है, दे कैन गेट किल्ड। तो अब इस एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, स्पर्म्स मरे ना, इससे बचाने के लिए क्या होता है, ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इससे पहले कि ये यूरेथ्रा में जाके जुड़ जाए, दो अलग अलग ग्लैंड्स है हमारी, ठीक है, ये दो अलग अलग ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों, एक स्पेशल एल्कलाइन लिक्विड, बेसिक लिक्विड सिक्रेट करती है, व्हाइट कलर का बेसिक लिक्विड सिक्रेट करती है। ये लिक्विड क्या करता है, स्पर्म्स के साथ मिक्सअप हो जाता है, और ये लिक्विड के अंदर एक तो बेस है, बेसिक मीडियम है, प्लस कुछ नरिशिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, नरिशमेंट भी होता है, पोषण होता है, कई प्रकार के मिनरल्स, कैल्शियम आयन हो गया, ठीक है कि नहीं, क्या ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कई प्रकार की शुगर्स हो गई, ठीक है कि नहीं, अमाइनो एसिड्स हो गए। तो ये जो पोषण होता है प्लस बेसिक मीडियम, ये स्पर्म्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और स्पर्म्स को जिंदा रखते हैं लंबे समय तक। ये यूरिथ्रा के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उससे रक्षा भी करता है। समझ में आ गया? तो ये जो दो ग्लैंड्स मैंने दिखा रखी है, एक तो है कॉपर्स ग्लैंड और एक है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ध्यान देंगे, ये दोनों एक बेसिक लिक्विड, एल्कलाइन लिक्विड सिक्रेट करती हैं, जो कि स्पर्म के साथ मिक्सअप हो जाता है। समझ में आ गया? स्पर्म के साथ जैसे इन दोनों के सिक्रेशन मिक्सअप हुए, अब जो मिश्रण है उसको सीमेन कहते हैं, SEMEN। तो ध्यान देना, सीमेन क्या चीज है, गैमेट्स प्लस द सिक्रेशंस ऑफ द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एज वेल एज द कॉपर्स ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स के सिक्रेशन के साथ जब गैमेट्स मिक्सअप हो गए तो वो सीमेन कहलाता है। अब क्या हो गया, बेसिक मीडियम हो गया सीमेन का, तो जब ये सीमेन इधर से पास आउट होगा तो इस एनवायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एसिडिक एनवायरमेंट है, दिस एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एक्सेस बेस प्रेजेंट इन द सीमेन। क्लियर है? तो सीमेन जो होता है एक तरह से रक्षा कवच है स्पर्म्स का, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों ग्लैंड्स हैं। ये स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाती है, उसको पोषण भी देती है, इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं इनके फ्लूइड के अंदर, बेसिक फ्लूइड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये जो गैमेट्स होते हैं, ये इस यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होकर के दे कम आउट ऑफ द बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर पेनिस की मदद से जो मेल्स होते हैं वो सेक्सुअल एक्ट के दौरान क्या होते हैं, स्पर्म्स को ट्रांसफर करते हैं फीमेल बॉडी में। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और यही स्पर्म्स आगे जाके फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कॉज करते हैं ओवम का। ठीक है, तो वो देखेंगे कहाँ होता है फीमेल बॉडी में, कैसे होता है। ठीक, तो ये सारे के सारे समझ में आ गए पार्ट्स बच्चों आपको। सिर्फ यहाँ एक रह गया, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो टेस्टिस होते हैं ये मेल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। ठीक, और इन टेस्टिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ फिलामेंट्स हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स है, और ये फाइबर स्ट्रक्चर्स टेस्टिस से चिपके रहते हैं और ऊपर जाके यूरेटर से चिपके रहते हैं, तो इनको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये इस टेस्टिस को सस्पेंड करके रखते हैं। क्लियर है? तो ये हमने सारा देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज जो टेस्टिस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ओवरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को बच्चों चार मेन भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझना। हेड आपको सबको पता है, सर क्या होता है, हेड के नीचे नेक आपकी गर्दन है, गर्दन के नीचे का हिस्सा जो चेस्ट रीजन है, जहां तक हमारे लंग्स होते हैं, रिब्स हैं, वो हो गया थोरैक्स, और थोरैक्स के नीचे का पूरा हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है। तो बेसिक चार पार्ट है हमारी बॉडी के, कौन कौन से मैंने बताए, हेड, नेक, थोरैक्स, जहां तक लंग्स है हमारे, एंड एब्डोमेन। ध्यान से सुनना, चार पार्ट। ठीक, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक बेसिक अंतर है। जैसा कि मैंने बताया, मेल में जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिन के बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। मतलब पता है, हमारे चारों पार्ट्स में से किसी में नहीं है ये टेस्टिस, ना तो हेड में, ना नेक में, ना थोरैक्स में, ना एब्डोमिन में। एब्डोमिन के बाहर है ये, एब्डोमिन को बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिन। जबकि फीमेल बॉडी में जो ओवरीज होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो एब्डोमिन के अंदर होते हैं। तो ये नाइंसाफी कैसे हुई, क्यों हुई, इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सबको मालूम है 37 डिग्री सेल्सियस है। समझ आ गया कि नहीं क्या? तो ये बॉडी टेम्परेचर जो होता है स्लाइटली हाइयर साइड में है, तो ये फेवर नहीं करता स्पर्म फॉर्मेशन को। समझ में? गैमेट फॉर्मेशन में ये थोड़ा बाधा बनता है हाइयर टेम्परेचर। गैमेट फॉर्मेशन के लिए से 3-4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है, और यही कारण है कि जो टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक छोटे से स्किन के फोल्ड में, स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्किन का पाउच होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं, इसको स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। पर्पस समझ में आया? Why are testes not present inside the abdomen? Because abdomen का तापमान होता है ज्यादा, और
एब्डोमेन के बाहर ये इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा सा 3-4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। लोअर टेम्परेचर फेवर्स स्पर्म फॉर्मेशन इन टेस्टिस, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ है नहीं है, तापमान पे डिपेंड नहीं करता वहां पे गैमेट फॉर्मेशन, इसलिए वो एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं। तो ये एक बेसिक फर्क है। व्हाई आर दे प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन? क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए अभी वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं ये। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले। पहला टेस्टीज, ये प्लूरल है, सिंगुलर टेस्टिस होता है। तो क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। अभी बताया मैंने कि एक जोड़ा है टेस्टिस का, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसको हम क्या स्क्रोटम कहते हैं। एंड कहां होते हैं ये? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आ गया? और इनका मेन काम क्या है? दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। बाहर क्यों है मैं समझा दिया, बिकॉज बाहर तापमान क्या है, बॉडी से कम मिल जाता है, कम तापमान फेवर करता है स्पर्म फॉर्मेशन को। उसके बाद एपिडिडाइमिस, टेस्टिस के जस्ट बाहर मैंने बताया था एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, जो कि अधिकतर उसकी सतह पे चिपकी रहती है। समझ में आ गया? तो इट इज ए हाईली कॉइल्ड ट्यूब, बहुत सारे इसमें फोल्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ विच इज अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ टेस्टिस। अधिकतर हिस्सा इसका क्या है? टेस्टिस के ऊपर ही चिपका हुआ है। Sperms become active and develop motility here by developing a tail. मैं बता चुका हूं, motility means capacity to move at its own, स्वयं से मूव करने की क्षमता। ठीक है, तो स्पर्म जो होते हैं, पहले उसमें कोई टेल नहीं थी, अपने आप मूव नहीं कर पाते थे। तो जब ये स्पर्म्स इस रीजन में आते हैं एपिडिडाइमिस में, तो वहां ये एक्टिव हो जाते हैं, उनमें मोटिलिटी डेवलप हो जाती है। कैसे? क्योंकि उनमें एक टेल बन जाती है। एंड मोटिलिटी का मतलब क्या है, मैंने लिखवाया आगे, मोटिलिटी इज कैपेसिटी टू मूव, मूव करने की क्षमता, टेल को हिला करके वो मूव कर पाते हैं। ये था हमारा एपिडिडाइमिस कॉइल ट्यूब। इसके बाद जो स्ट्रेट ट्यूब आती है आगे, थोड़ी सी चौड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। तो एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू ए ब्रॉड स्ट्रेट डक्ट। तो एपिडिडाइमिस जो है, इसमें बहुत सारे कॉइल्स हैं, इसमें फोल्ड है, बहुत सारे चिपकी हुई है। इसके बाद ये सीधा खुलती है थोड़ी सी चौड़ी डक्ट नली में, जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। और ये वास डेफरेंस क्या करती है? स्पर्म्स को कैरी करती है और वो पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, समाइल वेसिकल्स, उसमें डिपॉजिट कर देती है। समझ में आ गया? तो एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू ब्रॉड स्ट्रेट डक्ट, डक्ट होता है नली, कॉल्ड वास डेफरेंस, विच कैरीज स्पर्म्स, जो कि स्पर्म्स को कहां लेके जाती है? टू द समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल में ले जाती है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर, वहां मैंने बताया कि स्पर्म्स रेस्ट करते हैं और मेच्योरिटी तक वहां रेस्ट करते हैं, उनको नरिशमेंट मिलता है इजैकुलेशन से पहले। अगला है हमारा समाइनल वेसिकल्स। दीज आर ए पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? पाउच या थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं। वेयर द स्पर्म्स आर स्टोर्ड टेम्परली, टेम्परली मतलब होता है कुछ समय के लिए उनको वहां पे स्टोर किया जाता है, रेस्ट करते हैं वो। एंड नरिश्ड बिफोर इजैक्यूलेशन, उनको पोषण मिलता है पास आउट करने से पहले, बाहर निकलने से पहले। ये हो गया हमारा समाइल वेसिकल्स। ठीक है, और समाइल वेसिकल से दो पतले पतले ट्यूब निकलते हैं, उनको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, उनके माध्यम से बाहर निकलेंगी। इजैक्यूलेटरी डक्ट जुड़ करके कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बना देगी, वो किसमें जुड़ जाती है? किसमें? यूरेथ्रा में। लेकिन उससे पहले मैंने बताया हमारी दो ग्लैंड है, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड और एक कौन सी वाली ग्लैंड? काउपर्स ग्लैंड। ये बेसिक लिक्विड सिक्रेट करती है। तो देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड ये कौन सी ग्लैंड है? बेसिक फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्लैंड। फ्लूइड मतलब लिक्विड, एक बेसिक लिक्विड सिक्रेट करती है ग्लैंड, विच प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम एसिडिक नेचर ऑफ यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में आगे एसिडिक नेचर मैंने बताया था, यूरिन जो होता है एसिडिक होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करती है और स्पर्म्स को प्रोटेक्शन देती है, नहीं तो स्पर्म्स मर सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि यूरेथ्रा में आगे जाके यूरिन के ट्रेसेस होंगे, एसिडिटी होगी, तो उसको डिस्ट्रॉय करता है ये बेसिक फ्लूइड और उसको प्रोटेक्शन देता है। तो उसके लिए रक्षा कवच है प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ में कोपर्स ग्लैंड, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, तो वहां डायग्राम में बता दिया मैंने, कोपर्स ग्लैंड यहाँ मैंने एक ही लिखवाया है। उसके बाद आता है हमारा पेनिस। मैं बता चुका हूँ ये पेनिस क्या है? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन सराउंडिंग द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंडिंग ऑर्गन है, और इसी की मदद से मेल्स यूरिन पास आउट करते हैं, और साथ में फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को डिपॉजिट करने का काम भी पेनिस की मदद से ही होता है सेक्सुअल एक्ट के दौरान। तो इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन फॉर इजेक्टिंग एंड डिपॉजिटिंग स्पर्म्स, एक तो स्पर्म्स बाहर निकालने के लिए है ना, एंड डिपॉजिटिंग स्पर्म्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल बॉडी में सेक्सुअल एक्ट के दौरान स्पर्म्स को डिपॉजिट करने का काम भी क्या है? पेनिस के थ्रू ही होता है। ठीक, तो ये थे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से। तो डायग्राम से आप अच्छे से देख के बना लेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। और मैं बता चुका हूं आपको कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसमें जो गैमेट्स बनते हैं, उसमें जर्म सेल्स के मुकाबले क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। तो मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो स्पर्म्स या ओवम जो होगा उसमें आधे क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म हाउ मेनी? 23 ओनली, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेल्स में कैसे बनता है
गैमेट कैसे बनता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, और फिर बहुत सारी टर्म्स आएंगी इससे रिलेटेड, वो भी देखेंगे हम। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। चलिए, ये हमारा डायग्राम हो गया जी। ठीक है, आई थिंक साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो स्फेरिकल गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर लेफ्ट में राइट में, ये है ओवरीज। क्या है ये? ओवरी। तो लिखा है देखो यहाँ पे ओवरी सिंगुलर, ओवरीज प्लूरल हो गया। ये फीमेल बॉडी में क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है ओवरी का पेयर। ठीक है, सो दे आर पेयर्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल बॉडी। ठीक, इसके अंदर स्पेशल जर्म सेल्स होते हैं, अंदर एक परत होती है जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं उसको? एंडोथीलियम। लेयर है टिश्यूज की, सेल्स की। टिश्यू मतलब सेल्स का समूह। ठीक है, ये जो एंडोथीलियम होती है अंदर, ये क्या करती है? मियोसिस। मैं बता चुका हूं मियोसिस वो तरीका जिसके द्वारा एक जर्म सेल 4 स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एंडोथीलियम है, ये जर्म सेल्स, ये मियोसिस के द्वारा खूब सारे, हर एक सेल जो है 4 गैमेट्स बनाता है। ये गैमेट्स अर्ली स्टेज में बच्चों, अब क्रोमोसोम की संख्या तो इसमें आधी होगी, 23 ही है, बट अर्ली स्टेज में इमेच्योर खूब सारे हैं, इसमें भरे पड़े, इसमें भरे पड़े। इनको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? ग्राफियन, ग्राफ पर्सन का नाम है, GRAFF, तो ग्राफियन फॉलिकल्स पर्सन के नाम से है ये ग्राफियन फॉलिकल। अभी ये फीमेल गैमेट नहीं बने हैं, ये ओवम नहीं बने हैं, ये इमेच्योर है, अभी तक इसमें पोषण नहीं है। अब ये जो मैंने ब्लू 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 चारों तरफ दिखा रखा है बचा कुचा हिस्सा, यहाँ पे खूब सारा नरिशिंग फ्लूइड और टिश्यू है और बाकी सेल्स हैं जिनमें पोषण होता है। तो ओवरी क्या करती है बच्चों? लेफ्ट और राइट दोनों ओवरीज में से ये ओवरीज क्या करती है? सेलेक्टिवली एक फॉलिकल को सेलेक्ट करती हैं और उसको खूब सारा भोजन पोषण दे करके सिर्फ एक को तैयार कर देती हैं और वो बड़ा सारा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और हर 28 दिन में एक ओवरी का काम होता है एक ओवम तैयार करना, 28 डेज, बिल्कुल एक साइक्लिक पीरियोडिक इवेंट है। समझ में आ गया? तो फॉलिकल तो बहुत सारे हैं, बट उन सभी फॉलिकल में से सिर्फ एक ओवम तैयार होता है, और ओवम क्या है? मैच्योर फॉलिकल। तो ये ओवरी एक फॉलिकल को सेलेक्ट करेगी और सेलेक्टिवली उसी को खूब सारा पोषण देके, नरिशमेंट दे करके उसको तैयार करके मैच्योर करके बड़ा कर देती है। तो वो जो मैच्योर फॉलिकल है उसको कहते हैं ओवम, वो फर्टिलाइजेशन के लायक हो गया। तो ये ओवरी एक ओवम तैयार करेगी 28 दिन के अंतराल पे, ये ओवरी एक ओवम तैयार करेगी 28 दिन के अंतराल पे। ध्यान से समझना, समझ में आ गया कि नहीं क्या? चलिए, अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के बाहर ऊपर एक छोटा सा फनल के जैसा स्ट्रक्चर है। देखो यहां से तो चौड़ा है और आगे से पतला हो गया, फनल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? घेर के रखता है ओवरी के टॉप पार्ट को। ठीक, तो 28 दिन के बाद में, 28 दिन के बाद में क्या होता है? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको बच्चों, कि ये जो गैमेट फॉर्मेशन है, ये मेल और फीमेल बॉडी में हमेशा नहीं होते। ये आपको हम समझाएंगे अगले चैप्टर में। अगला हमारा आएगा चैप्टर जो आएगा अगला हमारा, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ 2 लाइन में क्या मतलब है। ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर एज होती है जब ये गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? और ये एज होती है फीमेल्स में तो 12 या 13 ईयर्स, और मेल में 13 या 14 ईयर्स, 1-2 साल का फर्क है खाली। ठीक है, तो 12-13 ईयर्स तो गर्ल्स में एंड 13-14 ईयर्स बॉयज में। ये वो एज है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब मेल में तो टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये फंक्शनल हो जाते हैं। मतलब इससे पहले गैमेट नहीं बनते। ये वो एज है जब वो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है उसका भी एक कारण बता देता हूं मैं। हमारी बॉडी में ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, इसको स्पेशल प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं, हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है हमारी। तो हमारी बॉडी में कई ग्लैंड्स हैं, उसमें से एक ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क में होती है, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। तो एक पर्टिकुलर एज है, जैसे मैंने बताया गर्ल्स में तो कितनी 12-13 ईयर्स और बॉयज में कितनी 13-14 ईयर्स। इस एज पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेशल हार्मोन सीक्रेट करती है। जब तक वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे तब तक पूरे शरीर की बाकी ग्लैंड्स अपने अपने हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, तो उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बाकी हार्मोन्स को
कंट्रोल भी क्या है, वो करती है बाकी जो ग्लैंड्स हैं उसके हार्मोन्स को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इस पर्टिकुलर एज में 13-14 ईयर्स की एज में फीमेल बॉडी में एक हार्मोन सिक्रेट करती है FSH। क्या नाम है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो ये शब्द रहा फॉलिकल। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी, ब्लड के अंदर मिक्सअप होकर के ओवरीज तक पहुंचेगा। जैसे ही ओवरी में वो FSH पहुंचा तो ओवरी को सिग्नल मिल गया कि भैया अब आपको काम स्टार्ट करना है। समझ में आ गया? तो ये 12 या 13 वर्ष की उम्र में कभी होता है। समझ में आ गया? तो पहली बार ओवरी को जब FSH ने सिग्नल भेजा तो केमिकल मैसेंजर की तरह होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अगले चैप्टर में आगे से यहाँ कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं, अगले चैप्टर का हिस्सा है सब, ठीक है? तो ब्रीफ में बता रहा हूं मैं आपको। तो FSH सीक्रेट हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद में ये जो ओवरी है ये खुद भी अपने हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये ओवरी दो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती है, मैं नाम बता रहा हूं, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है ईस्ट्रोजन। क्या बताया मैंने? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? इसको एक्टिवेट कर देते हैं ओवरी को, और ओवरी फिर गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। तो अब यहाँ पे फिर मियोसिस होता है और गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और गैमेट शुरू में इमेच्योर स्टेट में बनते हैं जिनको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो फॉलिकल फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर एज में। इस एज को पबर्टी कहते हैं, PUBERTY। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और एक बार पबर्टी वाली स्टेज आ गई उसके बाद में क्या है, ये गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज फीमेल्स में तो ओवरी फंक्शनल हो जाती हैं, इससे पहले गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहे होते हैं। और इसी प्रकार से जो मेल होते हैं टेस्टिस में भी गैमेट फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एज में स्टार्ट होती है, पबर्टी। समझ में आ गया? तो पबर्टी क्या है? एक तरह से रिप्रोडक्टिव स्टेज की शुरुआत है, गैमेट फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। ठीक है, चलिए। तो ओवम जैसा कि मैंने बताया हर 28 डेज में एक ओवरी एक फॉलिकल को सेलेक्टिवली फूड दे करके, नरिशमेंट दे करके ओवम तैयार कर देती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? भोजन तैयार कर देती है। ठीक, तो ये ओवम रेडी हो गया। ठीक है कि नहीं क्या? अब ओवम तैयार होने के बाद में क्या होगा? 28 डेज के बाद में दोनों में से कोई एक ओवरी उस ओवम को रिलीज कर देती है। क्या कर देती है? उसको रिलीज कर देती है मैच्योरिटी के बाद में, क्योंकि बाहर फर्टिलाइजेशन भी होना है। तो अब देखेंगे पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो मैच्योर ओवम है अगर ये ओवर रिलीज कर देगी तो फिर ये नहीं करती, और ये कर देगी तो ये नहीं करती, मतलब कंट्रोल होता है। और ये कौन कंट्रोल करता है? ये दोनों हार्मोन्स मिलजुल के, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो मैच्योर ओवम का 28 दिन के बाद में, डेवलपमेंट के बाद में रिलीज हो जाना। रिलीज होने के लिए क्या होता है? ये वॉल यहाँ से टूट जाती है, कट जाती है, और इसमें से ये बाहर आ जाता है ओवम। बाहर आते ही ये फनल लाइक स्ट्रक्चर इसको कैच कर लेता है और ये इस ट्यूब में घुस जाता है ओवम। तो ये जो रिलीज करने की जो प्रक्रिया इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। सो व्हाट इज ओव्यूलेशन? एक एक टर्म आगे लिखवाऊंगा, ध्यान से समझना। तो हर 28 डेज के अंतराल पे ओवरी का मैच्योर ओवम को रिलीज करना, ये कहलाता है ओव्यूलेशन। अब देखेंगे ये ओवम, मैं बता चुका हूं ओवम में 23 क्रोमोसोम्स ही हैं। अब इसको फर्टिलाइज होना है। ये ओवम या फिर इसको एग सेल भी कहते हैं, ये बाहर आ गया जी। इसके ऊपर एक फनल जैसा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो ओवरी को कवर करके रखता है। इसके रिलीज होते ही ये यहाँ आ जाता है तो इसको कैच कर लेता है। और इसके बाद एक छोटा सा ट्यूबुलर पार्ट है 10-12 सेंटीमीटर का। ये ट्यूबुलर पार्ट जो होता है ये कहलाता है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये कहलाता है क्या? ऑस्टियम। सॉरी, ये क्या कहलाता है? ओविडक्ट कहलाता है। इसी को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ऑस्टियम। प्लूरल हो गया ऑस्टिया। समझ में आ गया? तो ये है ऑस्टियम, फनल जैसा स्ट्रक्चर ऑस्टियम है। और ये आगे का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, अभी क्या, जैसे ओवम रिलीज हुआ बच्चों, ये जो ट्यूब है इसके अंदर ये ट्रेवल करता है 3 से 4 दिन, कम से कम 4 दिन लगता है इसको यहां से लेकर के यहां तक ट्रेवल करने में। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब ये जो ट्यूब है ये बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, ओवम के साइज के बराबर ही है यहाँ पे। मतलब ओवम का साइज लगभग इतना ही होता है जितना इस ट्यूब का डायमीटर है। तो इसमें एकदम से तेजी से नहीं जाता ओवम, और ओवम काफी बड़ा भारी है। मैं बता दूं आपको, स्पर्म जो मेल गैमेट है वो लगभग 2000 गुना छोटा होता है किससे? ओवम से। ओवम इतना ज्यादा हैवी है, तो हैवी है। और दूसरी फर्क यह है कि जो स्पर्म्स होते हैं काफी छोटे हैं और उसके अंदर टेल भी होते हैं, तो टेल के कारण स्विम कर पाते हैं फ्लूइड मीडियम में। जबकि ओवम भारी है, वो बहुत आसानी से अपने आप मूव नहीं कर सकता। तो अब इसकी जो ट्यूब है
ट्यूब के अंदर स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखो, ये दोनों तरफ दिखाया मैंने, इधर भी और इधर भी। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सीलिया। ये जिगजैग जिगजैग आगे पीछे मूव कर करके इस ओवम को धक्का मारते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो ओवम है जैसे रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद में इसको कैच कर लिया ओस्टियम ने, ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर ओस्टियम के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, इसमें धीरे धीरे ओवम सरकता है, आगे 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 सरकते जाएगा। और इसको कौन धक्का मारता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, इसको पुश करते रहते हैं। 3 से 4 दिन का समय लगता है इस ओवम को, इस ओविडक्ट को क्रॉस करने में। अब ये वो ओविडक्ट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान से समझना, ये वो ओविडक्ट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ओविडक्ट, इसी को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो अभी दो काम, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम वन बाय वन देखेंगे बारी बारी क्या है। पहले मैं बताऊंगा फर्टिलाइजेशन नहीं होने से क्या होगा। समझ में आ गया? उसके पहले मैं थोड़े से पार्ट्स बता दूं आपको मैं, ठीक है कि नहीं क्या? ओवम से कहानी वापस चालू करेंगे कि ओवम के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद की बात है। ठीक है, नाउ दोनों तरफ से ये जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट हैं, ये क्या, ये आगे एक ट्रायंगुलर कैविटी में खुलती है। ये देखो ट्रायंगुलर कैविटी है, ये कैविटी थिक वॉल्ड है, मतलब ऊपर भी मोटी सारी मस्कुलर वॉल है, इधर भी लेफ्ट में राइट में सब जगह चारों तरफ एक ट्रायंगुलर कैविटी है सराउंडेड बाय मस्कुलर वॉल्स। इस कैविटी को यूटेरस कहते हैं, इंग्लिश में वॉम्ब भी कह सकते हैं। यूटेरस साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है, यूटेरस या फिर WOMB। ये वो स्थान है जहां यंग वन डेवलप होता है। यूटेरस की जो ऊपर एंटीरियर वॉल है, देखो द थिक एंटीरियर वॉल, इसमें खूब सारी ब्लड कैपिलरीज बनती हैं, हर महीने बनती हैं। कैपिलरी जो होती हैं बच्चों, वो ब्लड जो वेसल्स होते हैं उसकी फाइन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, और ये ब्रांचेस यहाँ पे खूब सारी बन जाती हैं यूटेरस के एंटीरियर जो है, टॉप एंटीरियर मतलब ऊपर की जो वॉल है, टॉप वॉल, उसके अंदर बनती है हर महीने। क्योंकि यहाँ पे जब ओवम डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ओवम को नरिशमेंट देने के लिए क्या है, जो भी फूड वगैरह होता है वो ये स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, ठीक है ना। तो होप रहती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करना पड़ा तो पोषण देना पड़ेगा, और उसी के लिए इसकी तैयारी होती है पहले से महीने भर। जब यहाँ पे ओवम की तैयारी हो रही होती है तो यहाँ पे ओवम को, जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको नरिशमेंट देने की तैयारी यहाँ होती है। तो देखेंगे प्रोसीजर बाद में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है आगे की स्टेप्स। तो पहले मैं एक बार ये सारे पार्ट्स आपको समझा दूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ की जो ओविडक्ट है ये इस ट्रायंगुलर कैविटी में खुलती है। इस कैविटी को यूटेरस या फिर वोम्ब कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय थिक मस्कुलर वॉल्स। ये ऑरेंज कलर की जो शेडिंग की है ये मसल्स हैं, ठीक है ना। ओके, ये जो ट्रायंगुलर कैविटी है बच्चों, इसी में यंग वन का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो देखेंगे बाद में, टर्म्स बता दूंगा आपको मैं क्या है। इस कैविटी के नीचे यहाँ पे एक ओपनिंग है, नेक लाइक, नैरो नेक लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है सर्विक्स या फिर सर्वाइकल अपर्चर। ये जेनाइटल अपर्चर है फीमेल्स में। ओवम यदि पास आउट होगा तो इस अपर्चर से ही बॉडी से बाहर आ पाएगा, तो ये फीमेल्स में जेनाइटल अपर्चर है। और इसके बाद में क्या होता है बच्चों, एक और कैविटी खुलती है आगे, ये कैविटी जो है, जो कि सर्विक्स के बाद में खुलती है, इसको हम वेजाइना बोलते हैं या फिर वेजाइनल चेंबर बोलते हैं, ठीक। तो ये नैरो नेकलेक स्ट्रक्चर है सर्विक्स या फिर जेनाइटल अपर्चर। और ये जो वेजाइनल चेंबर है इसमें खूब सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन उसके बारे में बताता हूं मैं आपको क्या है। तो सबसे पहले वेजाइना जो चेंबर है, इट इज कवर्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। इनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया मतलब लिप्स होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो एक पेयर जो है मेम्ब्रेन्स का, वो क्या है, इसको कवर कर रखता है बड़ा साइज का, जिसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। और एक है लेबिया माइनोरा, दोनों को मिलाकर के क्लाइटोरिस कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो वेजाइनल चेंबर है, इसके अंदर एक और हमारी ओपनिंग होती है जो यूरिनरी अपर्चर है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेल्स में भी था। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है यूरिन पास आउट करने के लिए, वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो अपर्चर होती है वो कहाँ खुलती है, वेजाइनल चेंबर में। तो फीमेल बॉडी में जो जेनाइटल अपर्चर है दैट इज सर्विक्स, वो डिफरेंट है, एंड यूरिनरी अपर्चर जो है वो डिफरेंट है। जबकि मेल्स में मैंने बताया था पेनिस के टिप पे दोनों ही जो यूरिन और गैमेट पास आउट करने के लिए कॉमन अपर्चर है, कॉमन यूरिनो जेनाइटल अपर्चर, वो सेम ओपनिंग होती है। जबकि यहाँ फीमेल्स में 2 अलग अलग ओपनिंग्स हैं इसके लिए, ठीक। उसके अलावा ये जो हमारा वेजाइनल चेंबर है फीमेल्स का, इसमें अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो
यहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए कई प्रकार के एसिड सिक्रेट करते हैं, उसमें से लैक्टिक एसिड इज बहुत इंपॉर्टेंट। लैक्टिक एसिड वन ऑफ द एसिड्स दैट इज सिक्रेटेड फॉर गुड वेजाइनल हेल्थ। और ये एसिडिक मीडियम जो होता है, लैक्टिक एसिड प्लस यूरिन के ट्रेसेस होते हैं, वो भी वेजाइना को एसिडिक बनाते हैं। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान यदि मेल ने पेनिस की मदद से क्या फीमेल डिपॉजिट किए, स्पर्म्स डिपॉजिट किए फीमेल बॉडी में, तो स्पर्म्स दे कैन इमीडिएटली गेट किल्ड, वो मारे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिक इन्वायरमेंट। स्पर्म्स को एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता। तो इस चीज से बचने के लिए क्या है, यहाँ पे एक और ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है। ये हेल्पिंग ग्लैंड है जो कि एक बेसिक लिक्विड सिक्रेट करती है, जिसको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ये ग्लैंड जो भी जूसेस या लिक्विड सिक्रेट करती है, वो वेजाइना की जो एसिडिक नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करके इसको बेसिक बना देती है, और बेसिक मीडियम जो होता है वो स्पर्म्स को फेवर करता है। स्पर्म्स क्या करते हैं, एक्टिवली उस बेसिक मीडियम में स्विम करके दे पास दे सर्विक्स एंड दे एंटर द यूटेरस। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या स्पर्म्स को इस पैसेज से गुजरना होगा, तो यहाँ पे बेसिक मीडियम क्रिएट कर दिया जाता है इस ग्लैंड की मदद से, अदरवाइज स्पर्म्स मारे जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद ये जो वेजाइना है, इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू दिस ओपनिंग नोन एज वुल्वा। तो ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गया। वेजाइना ये चेंबर है, इसमें खूब सारी ओपनिंग्स हैं। ये यूरिनरी अपर्चर है, ये बार्थोलिन ग्लैंड का अपर्चर हो गया। टू पेयर्स ऑफ लिप-लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्लाइटोरिस, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा आ गया। ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गए स्ट्रक्चर्स किसके, यूटेरस के, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम देखेंगे बच्चों कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एज, जिसको कि मैं क्या बताया मैंने, पुबर्टी, जो कि हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे, उस पे क्या है, मेल्स में और फीमेल्स दोनों में ही स्पेशल हार्मोन सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, मास्टर ग्लैंड जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, और ये ग्लैंड क्या करती है, फीमेल में एक स्पेशल हार्मोन सिक्रेट करती है FSH, और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। 28 दिन के अंतराल पे एक ओवम को रिलीज करके ओवरी ने पहुंचा दिया, कहां पे, ओविडक्ट के अंदर। अब यहाँ पे ओवम आ गया है। तो अब देखेंगे दो अलग अलग केसेस, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट केस, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन की होने की परिस्थिति में क्या होगा, नहीं होगी तो बाद में बताऊंगा मैं क्या। चलिए, तो सपोज जो ओवम है वो रिलीज होकर के यहाँ ओस्टियम में आ गया, और यहाँ से फिर क्या, सीलिया ने जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से धक्का मार मार के ओवम को कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया। और ये वो जगह है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, सबसे पहले जो फीमेल है ये मेल से सेक्सुअल एक्ट के दौरान खूब सारे स्पर्म्स रिसीव करती है थ्रू दिस वेजाइना। तो पेनिस की मदद से जो मेल है वो क्या है, स्पर्म डिपॉजिट करता है वेजाइनल चेंबर में। वेजाइना से ये स्पर्म्स एक्टिवली स्विम करते हुए लिक्विड मीडियम में कहाँ पहुंच जाते हैं, सर्विक्स को क्रॉस करके यूटेरस, यूटेरस से दोनों तरफ की ओविडक्ट में आ जाते हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दे गेट डिस्चार्ज एंड दे रीच द ओविडक्ट। अब ओविडक्ट में ओवम पहले से वेट कर रहा है। इस ओवम की वॉल काफी मोटी और थिक होती है, 3-4 दिन लगते हैं उसको इस रीजन में क्रॉस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्म्स है खूब सारे आ गए, ये स्पर्म्स क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं खूब सारे, और कोशिश करते हैं उसको भेदने की, अंदर जाने की। अब उसकी वॉल काफी मोटी, इजीली पेनिट्रेट होती नहीं है, टूटती नहीं है। तो स्पर्म जो होता है उसके टिप पे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें खूब सारी एंजाइम्स भरी होती हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्रोजोम। ये एक्रोजोम उसकी वॉल पे रगड़ खाता है तो ऊपर से टूट जाती है, और उसकी जो एंजाइम्स है, एक्रोजोम टूट जाता है, ऊपर से रप्चर हो जाता है, और उसकी जो एंजाइम्स हैं वो थिक वॉल के संपर्क में आती है, किसके, ओवम के, और ओवम की वॉल को वो डाइजेस्ट कर लेती है, उसमें क्या है, होल हो जाता है। तो कोई ना कोई एक ओवम सबसे पहले जो होल क्रिएट कर देता है किसके अंदर, ओवम की वॉल के अंदर, वो उसके अंदर घुसने में सफल हो जाता है। तो जो स्पर्म का जो सेल है, सेल अलोंग विद द न्यूक्लियस, वो तो अंदर प्रवेश कर जाता है ओवम के अंदर, और उसकी टेल जो होती है ना वो वहीं बाहर छोड़ देता है। ठीक है ना। जैसे ये अंदर घुसा स्पर्म सेल, ये उसका जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, वो यूनाइट हो जाता है किसके, जो ओवम का जो न्यूक्लियस है उसके साथ में, उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स प्लस ओवम के 23 क्रोमोसोम्स, ये यूनाइट होकर के 46 क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए न्यूक्लियस के अंदर, और बाद में पूरा जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और अब जो स्ट्रक्चर नया बन गया दोनों के यूनियन से, ये कहलाता है जाइगोट। ये पहला रिप्रोडक्टिव सेल है जिसके बाद में नया इंडिविजुअल इससे तैयार होगा। जैसे ही जाइगोट बना, ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो कहां पे हुआ, ये ओविडक्ट के अंदर हुआ। वंस द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट में इतना सारा न्यूट्रिशन पोषण होता है कि तुरंत डिवाइड करना चालू कर देता है। अब सेल का साइज नहीं बढ़ता,
सेल उतना ही रहता है, कम से कम 4-5-6 बार डिवीजन हो जाता है, सिर्फ संख्या बढ़ती रहती है। और अब जो डिवीजन होगा माइटोसिस होगा, अब क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होने वाली है। 46 है तो 46 की 46 कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। तो जाइगोट में जिस प्रक्रिया से डिवीजन होगा उसको क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज एक स्पेशल प्रकार का डिवीजन है जहां पे कि सेल की संख्या ही बढ़ती है, साइज नहीं बढ़ा होता, क्योंकि पोषण बहुत है। ओवम के अंदर जो था ना, जाइगोट बन गया, उसके अंदर खूब सारा पोषण है, तो काफी सारे डिविजन्स फटाफट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो जाइगोट बन गया उसमें एक बार डिवीजन होगा, 2 सेल बन गए, 2 सेल बन गए तो उसमें क्रोमोसोम 46 ही है। फिर 2 सेल और दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से 4 सेल बन गए, फिर 4 सेल अगेन दे विल डिवाइड, दे विल फॉर्म 8 सेल्स। तो इस प्रकार से हर बार सेल की संख्या दुगनी होती जाएगी। इस प्रकार से करते करते जब ये ग्रोइंग बॉल ऑफ सेल्स इसमें 32 सेल हो जाते हैं तो डिवीजन थोड़ा रुक जाता है। क्यों? अब इसमें पोषण की कमी आ गई है, क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट के लिए और भोजन चाहिए, और भोजन कहां से आएगा? कहीं और से मिलेगा। तो अब उसमें पोषण की कमी हो गई, तो ये 32 सेल स्टेज तक जब ये ग्रोइंग बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है, अब ये एम्ब्रियो कहला रहा है। एम्ब्रियो की इस स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टूला। 32 सेल स्टेज, बी फॉर 32, बी फॉर ब्लास्टूला। 32 सेल स्टेज आते ही क्या होगा? डिवीजन बंद हो गया। अब ये ब्लास्टूला यूटेरस में ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ब्लास्टुला किस में ट्रांसफर हो गया? यूटेरस में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और यूटेरस में ट्रांसफर होते ही क्या होगा? ये इधर आकर के किसके साथ चिपक जाता है? इसकी एंटीरियर वॉल के साथ जाकर के इधर चिपक जाता है। तो जैसे ही ब्लास्टुला इधर चिपका, इस चिपकने की प्रक्रिया को, प्लेसेंटा पे ब्लास्टुला का चिपक जाना, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, इसके चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन बन जाएगी। समझ में आ गया? कवरिंग मेम्ब्रेन बन जाती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और अब फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। तो अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज में से पोषण, न्यूट्रिशन जो होता है, इस फिंगर लाइक फोल्ड्स जो विली है, माइक्रोविली, इसके थ्रू होते हुए क्या, उस फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन बनी ना यहाँ पे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन और यहाँ पे क्या चिपक गया? एम्ब्रियो चिपक गया। इस एम्ब्रियो और उसकी मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड भरा रहता है, एमनियोटिक लिक्विड। उस लिक्विड में ये पोषण को रिलीज करती जाती है, और उस लिक्विड में से क्या है, ये जो बॉल ऑफ सेल्स है, ये क्या है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर धीरे धीरे सेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। अब सेल्स मैच्योर होंगे, अगेन वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। पहली बार यहाँ पे 32 सेल्स सारे के सारे डिवाइड करके 64 सेल स्टेज आ जाती है, जिसको मोरूला कहते हैं। समझ में आ गया? तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहता है, पोषण आते रहता है, और ये जो एम्ब्रियो है इसका साइज बड़ा बड़ा होता जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो हैवी भी हो जाएगा, तो प्लेसेंटा पे थोड़ा सा वेट लगता है, तो प्लेसेंटा नीचे लटक करके ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर का आकार ले लेता है। और ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि ये एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है, इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को अब बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? यूसी, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड बच्चों जो यंग वन है इसकी नाभि में चिपकी रहती है। तो जो यंग वन है, एम्ब्रियो है, ये मदर की बॉडी से इस अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से चिपका रहता है और मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। बच्चों जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ था, उस दिन के बाद में कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो पूरा समय लगता है, बर्थ तक के समय तक, तो ये कहलाता है जेस्टेशन पीरियड। क्या कहलाता है? जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। क्लियर है? तो जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है जब क्या है, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए लगने वाला ये समय है। क्लियर है? तो जेस्टेशन पीरियड समझ में आएगा आपको? कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जो लगने वाला पीरियड है, कहां से कहां तक? फर्टिलाइजेशन के दिन से बर्थ तक। ये फीमेल्स में नॉर्मली 280 डेज का पीरियड होता है। ठीक है, एक बार जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया बच्चों, तो जो यंग वन है ये पूरा जगह ऑलमोस्ट यूटेरस का घेर लेता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये पीरियड ओवर हो जाता है तो ये जो यूटेरस की मसल्स होती हैं ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। तो ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अचानक से फीमेल उसको पेन होने लगते हैं यूटेरस में, और ये पेन साइक्लिक होते हैं, कुछ समय होंगे फिर रुक जाएंगे, फिर होंगे फिर रुक जाएंगे, तो लेबर पेन्स कहते हैं इसको। तो इसके बाद में क्या होता है, एक तरह से बर्थ का टाइम का पता लग जाता है फीमेल्स को कि बर्थ का टाइम क्या नियर है। ठीक है, तो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं फीमेल को, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे कि क्या, ये यूट्रस की मसल्स और भी तेजी से क्या किया जाए, कांटेक्ट हो जाए। तो कांटेक्ट होने से क्या होगा कि ये इसकी जो कैविटी होती है यूट्रस की स्क्वीज होती है, और स्क्वीज होगी बहुत तेजी से, तो क्या होगा, यंग वन इट इज बोर्न आउट थ्रू दिस चेंबर, सर्वाइकल चेंबर। सर्वाइक से बाहर होकर वेजाइनल कैविटी में आ जाता है, और वेजाइनल कैविटी से द यंग वन बेबी इज बोर्न।
बर्थ के बाद भी क्या होता है, ये जो मैंने बताया था प्लेसेंटा जो कि ट्यूबुलर पार्ट जैसा हो गया है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अभी भी क्या होता है, यंग वन से जुड़ा होता है। मदर की बॉडी से क्या है, वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो जुड़ा होता है यंग वन मदर की बॉडी से। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको कट कर दिया जाता है, जो कि यंग वन की नाभि से जुड़ा होगा, उसको कट कर देते हैं और धागे से उसको सील कर देते हैं ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्या? तो ये जो प्रक्रिया है जिसके थ्रू यंग वन बॉर्न होता है और साथ में क्या है, उसको मदर की बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है बाय कटिंग आउट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये कहलाता है पार्चुरेशन। मदर की बॉडी से सेपरेट करना बर्थ के बाद में, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन। क्लियर है? चलिए, तो ये तो तरीका था कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे क्या है बर्थ वाली प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या। तो सपोज फीमेल ने क्या है सेक्सुअल एक्ट नहीं है एंड फीमेल ने कोई स्पर्म्स रिसीव नहीं किए मेल से। इन दैट केस जो भी ओवम है वो 3-4 दिन तक यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? ओविडक्ट के एंड पे आ जाता है। इसके बाद दो मैंने मेन हार्मोन्स बताए थे आपको। कौन कौन से हार्मोन्स बताए थे मैंने आपको? प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। तो वो कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस करवाते हैं इस वॉल से, यूट्रस के जो वॉल्स है वो केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में ओवम टूट फूट जाता है, डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू डिके, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट फूट जाता है ओवम। और उसके अलावा जो ऊपर ये जो एंटीरियर वॉल में खूब सारा नरिशमेंट था, पोषण था, ब्लड कैपिलरीज, इसकी एंटीरियर वॉल स्पंजी हो जाती है और इसका जो इपिथेलियल लेयर है ये टूटने फूटने लगती है। साथ में ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन होने लगते हैं, इसको हेमरेज बोलते हैं, ब्लड वेसल्स का लॉस। और ये जो भी ब्रोकन डाउन ब्लड वेसल्स है, एंटीरियर वॉल है, ब्रोकन डाउन ओवम है, इन सब का जो मिश्रण है इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वजाइना। तो ये जो डिस्चार्ज है, पीरियोडिक डिस्चार्ज है, जो कि हर महीने होगा फर्टिलाइजेशन के अभाव में, फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक साइक्लिक इवेंट है, पीरियोडिक इवेंट है जो फीमेल बॉडी में हर मंथ ही आएगा 28 से 30 डेज के बीच में। ठीक है? और ये 4-5 दिन तक कंटिन्यू करता है। सारी की सारी जो ऊपर की एंटीरियर वॉल प्लस ब्लड वेसल्स है ये सब एक दिन में टूट के नहीं गिरता है, 4-5 दिन का समय लगता है। तो ये जो साइक्लिक इवेंट है फीमेल बॉडी में ये कहलाता है मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बच्चों, फीमेल बॉडी में 12 या 13 ईयर्स की एज में पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब पहली बार ओवम फॉर्मेशन होगा, ओव्यूलेशन होगा और फर्टिलाइजेशन न होने के कारण ये एंटीरियर वॉल टूटेगी फूटेगी, ओवम डिस्ट्रॉय होगा और ये जो पहली बार जो डिस्चार्ज होगा बॉडी से बाहर, ये जो इसके कंटेंट्स हैं ब्रोकन डाउन कंटेंट्स, पहली बार मेंस्ट्रुएशन ये शो करता है कि फीमेल ने अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर लिया है। ठीक है ना? और उसके बाद इस इवेंट को मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट अकर्स एट पबर्टी इज नोन एज मेनार्क। और इस प्रकार से ये जो इवेंट है ये हर मंथ कंटिन्यू करेगा। हर मंथ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होने से ये पीरियोडिक डिस्चार्ज होगा बॉडी में। ठीक है ना? तो ये एक नॉर्मल इवेंट है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती किसी को भी। ठीक है? कि एक नॉर्मल प्रक्रिया विच एवरी फीमेल हैज टू अंडरगो। उसके बाद ये जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो एक्टिविटी है ये लगभग फीमेल बॉडी में 45 ईयर्स की एज तक कंटिन्यू करती है। 45 ईयर्स की एज के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ओवरीज डिसाइड करते हैं कि अब कोई ओवम नहीं बनाने हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में एंड ओवरीज दे जस्ट स्टॉप मेकिंग एनी ओवम। ओवम बनेगा ही नहीं, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ओवम रिलीज भी नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होता है। समझ में आ गया? अब फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई फूड भी स्टोर नहीं होता है, नई ब्लड कैपिलरीज नहीं बनती है, तो मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाता है। तो उस पर्टिकुलर एज पे 45 ईयर्स की एज के आसपास जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं मेनोपॉज, MENU, मेनोपॉज। तो इस पॉज का मतलब तो रुक जाना। तो फीमेल बॉडी में बच्चों 12-13 ईयर्स से लेकर के ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की एज, ये वो पीरियड है जब फीमेल बॉडी में ओवम बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है और मेंस्ट्रुएशन भी कंटिन्यू करता है। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल बॉडी की। ठीक है? इसी दौरान फीमेल जो होती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ठीक है? जबकि मेल में क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो थ्रू आउट लाइफ बनते हैं पबर्टी के बाद से। तो पबर्टी 13-14 ईयर्स की एज से स्टार्ट होकर के लाइफ लॉन्ग तक ही, मरने तक वो क्या है स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। जबकि फीमेल्स में ये 12-13 ईयर्स से स्टार्ट होकर के नियरली 45 ईयर्स तक कंटिन्यू करता है। उसके बाद में क्या है, मेनोपॉज के बाद में नो ओवम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। समझ में आ गया? तो रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल की ये होती है। ठीक।
तो अभी आपको समझ में आ गया हो कि फर्टिलाइजेशन होने पर क्या होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर। तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है देन प्रेगनेंसी इज रिजल्टेड, यंग वन का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, ठीक। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन मेंस्ट्रुएशन इज ए रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक। अब जो प्रेगनेंसी स्टेज है उस दौरान बच्चों मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट जब हो रहा है यहाँ पे तो ऊपर की वॉल टूटेगी फूटेगी नहीं है और ओवम ओव्यूलेशन भी बंद हो जाता है। तो उस पीरियड में जो 280 डेज का जो पीरियड है जब तक यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस दौरान ना तो कोई ओव्यूलेशन होगा ना ही कोई यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होगा, और फिर बर्थ के बाद में वापस से ये प्रक्रिया कंटिन्यू करती हैं। क्लियर है। तो ये था बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ऊपर एक मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसको एक बार देख लेते हैं। क्या था वो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक ये छोड़ा था मैंने, ठीक है ना। तो देखो ये प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ पेनिस। पेनिस की मदद से जो मेल हैं वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विजाइना में खूब सारे मिलियन एंड मिलियन की संख्या में स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देते हैं। ये स्पर्म्स एक्टिवली स्विम करते हैं, मैंने बताया था वहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड है उसके जो जूसेस हैं बेसिक जूसेस है वो उसको एक्टिव रखते हैं, उसको स्विम करने में मदद करते हैं, और वो क्या है एक्टिवली स्विम करके अपनी टेल की मदद से यूट्रस में पहुंच जाते हैं। यूट्रस से वो पहुंच जाएगा ओविडक्ट में। द फीमेल ओवरी प्रोड्यूसेस अ सिंगल ओवम आफ्टर एवरी 28 to 30 डेज, और जो ओवरी है वो प्रत्येक ओवरी एक ओवम को डेवलप करके रिलीज करती है ओविडक्ट के अंदर, चाहे तो लेफ्ट ओवरी करे चाहे राइट ओवरी करे। तो दिस ओवम इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, और जो लाखों की संख्या में जो स्पर्म्स है उसमें से कोई एक ऐसा है जो कि फर्टिलाइज हो जाता है ओवम के साथ और जाइगोट बना देता है। मैं प्रक्रिया समझा चुका हूँ और ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और जो जाइगोट बन गया वो फिर लगातार डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल्स बनाता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जाइगोट सिंगल सेल है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं। और बाद में एम्ब्रियो ही किस में डेवलप हो जाता है, फीटस में। फीटस में क्या होता है, दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या बच्चों। जब तक वो ग्रोइंग बॉल ऑफ सेल्स का रूप में है जिसमें कि हमको ऑर्गन्स के बारे में अंतर नहीं कर सकते, ऑर्गन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसमें, तब तक तो एम्ब्रियो। और बच्चों फर्टिलाइजेशन के दिन से 8 वीक मतलब 56 डेज के बाद उसमें वेल डिफाइंड ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब उसमें ह्यूमन ऑर्गन्स नजर आने लगते हैं। उसमें सर बन जाता है, हेड बन जाता है, आईज नोज, देन उसके बाद लिम्स हाथ पैर बन जाते हैं और वो ह्यूमन जैसा दिखने लगता है। तो एक बार उसमें ऑर्गन डिफरेंशिएशन हो गया, ऑर्गन हम आइडेंटिफाई कर पाए, तो उस अवस्था में हम उसको एम्ब्रियो ना कहकर फीटस कह देते हैं। तो अलग अलग ये स्टेजेस हैं। एम्ब्रियो स्टेज तब तक है जब तक वो बॉल ऑफ सेल्स के रूप में दिखाई देता है, एंड वंस द ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ह्यूमन ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड, देन द स्ट्रक्चर डेवलपिंग इन द यूटेरस इज नोन एज फीटस। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंटल स्टेजेस ध्यान रखेंगे, और 280 डेज का समय लगता है जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था वो हमारा पार्ट जो पहले मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था। फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, समझ में आ गया, ओवी डक्ट में, या फिर इसी को कहेंगे फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छे से आप समझ करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं जो मैंने बताया अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। देखिए ओवरीज, these are a pair of ovaries which are located in the abdominal cavity। वहां पे टेस्टिस बाहर होते हैं जबकि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, ठीक है। और ये फीमेल गैमेट्स बनाती हैं जिनको हम ओवा कहते हैं, प्लूरल है, सिंगुलर ओवम, एग भी कह सकते हैं। तो ओवरी का काम हो गया ओवम फॉर्मेशन। उसके बाद ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ की ओवरीज के ऊपर ये ट्यूबलेक स्ट्रक्चर्स हैं जिसका टिप जो होता है वो फनल शेप का होता है जिसको ऑस्टियम कहते हैं। तो दीज आर ए पेयर ऑफ ट्यूब्स विच कैरी ओवा फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस। तो ओवरीज से ओवम को कैरी करके ट्यूब्स ले जाते हैं और यूट्रस तक ले जाती हैं, ठीक है। एंड दे आर इंटरनली लाइंड विद सीलिया। इनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैंने बताया कि ओवम को आगे पुश करते हैं, क्योंकि ओवम काफी बड़ा साइज का होता है, भारी होता है, नॉन मोटाइल गैमेट है, जबकि स्पर्म्स के पास तो टेल होती है। Each oviduct has a funnel shaped opening near the ovary, और ओवरी के पास उसका क्या है, ऊपर सामने का मुंह चौड़ा होता है जो कि क्या है, ओवम को कैच करने का काम करता है, ऑस्टियम कहते हैं इसको, ठीक है। और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों वो ओविडक्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। यूटेरस, इंग्लिश में इसी को वॉम्ब कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है यूटेरस। इट इज ए पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, पियर मतलब नाशपाती के जैसा, या फिर इसको हम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, मस्कुलर ऑर्गन जहां पे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ओविडक्ट्स फ्रॉम आइदर साइड, दोनों तरफ के जो ओविडक्ट होता है वो इस ट्रायंगुलर पोर्शन यूटेरस में आकर के खुलते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अंटिल बर्थ टेक्स प्लेस हेयर, और बर्थ तक जो पूरा डेवलपमेंट है आगे का वो सब कहाँ होता है, इसी
एम्ब्रियो इसी यूटेरस के अंदर होता है या फिर वोम्ब के अंदर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं और क्या है वेजाइना। वेजाइना मैंने बताया क्या, इट रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम द मेल। ये वेजाइनल कैविटी जो है इसी में क्या है, मेल से जो रिसीव किए गए स्पर्म्स हैं वो एंटर करते हैं और इसके बाद वो यूटेरस से होते हुए कहाँ, ओविडक्ट में जाते हैं। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए पैसेज थ्रू विच द फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज बोर्न। फीटस की कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद में उसका जो जन्म होता है, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल थ्रू दिस वेजाइनल ओपनिंग ओनली। तो बर्थ कैनाल भी इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड मैंने बताया था कि स्पर्म्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए एक बेसिक लिक्विड सिक्रेट करता है। बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइनल कैविटी में रिलीज कर देते हैं, तो ये बेसिक फ्लूइड्स उसको जिंदा रखते हैं स्पर्म्स को, और उसको जो वेजाइना का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, जो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है वहाँ का टिश्यू, उससे उसको बचाता भी है। तो बार्थोलिन ग्लैंड, इट्स सिक्रीशंस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पर्म एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द वेजाइना। क्लियर है? तो ये था हमारा बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग हिस्से और उनका क्या क्या काम है। What is gestation period? बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको, द टाइम टेकन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ। फर्टिलाइजेशन के दिन से जन्म तक का जो समय है बच्चे का, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो नॉर्मल जो फीमेल्स हैं उनमें ये 280 डेज का होता है। क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों करेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, कितने मेथड्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, ठीक है कि नहीं, और इसके क्या क्या तरीके, हाइड्रा में देखना है हमको, अमीबा में देखना है, ये सब देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे, एक एक चीज़, डायग्राम्स अच्छे से बना लेंगे, सब कुछ चीज़ आपको नोट करनी है। ये कर लेंगे तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको अच्छे से अपने आप आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे, स्पेलिंग्स ढंग से याद करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन उनका होना चाहिए। क्लियर है? तभी आपको याद हो पाएगा, बहुत मेहनत लगेगी इसमें, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 10th में भी ये सारा का सारा ऐसा कैसा आएगा। ठीक है? तो इसलिए यहाँ डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसको अच्छे से तैयार करना है, आपके लाइफ से रिलेटेड है ये चीज़, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye and thanks for watching.